हेलो एवरीवन। हम मेरा नाम है इशप्रीत सिंह मक्कड़। और हम इस पूरी सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक एक करके मैं चैप्टर वाइज चैप्टर सारे चैप्टर्स जो हमारे लॉ के जो स्पॉम हमारा जो टेस्ट है सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल उसके सारे चैप्टर्स लॉ के मैं बिल्कुल फ्री में इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आज हम इस क्लास के अंदर सबसे पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस सीरीज के अंदर वैसे मैं मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा कि जो स्टूडेंट पहली बार भी अगर लॉ पढ़ रहा है तो उसको पूरे का पूरा लॉ अच्छे से समझ आ जाए। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है पूरे कोर्स को हम कवर कर लें और बहुत अच्छे से कवर कर लें ताकि आपका जो सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल का जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। हम और ये पूरी की पूरी सीरीज जो है हम स्टडी मटेरियल से कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फिजिकल फॉर्मेट में तो आप उसको ओपन कर लो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बोर्ड ऑफ स्टडीज बीओएस नॉलेज पोर्टल है जो आईसीआई का, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और साथ में आप अपने इसको रेफरेंस के लिए आप अपने साथ में रख सकते हो। और मैं आपको ये जो क्लास है आप इसको एक दो बार भी सुन लोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। देखो क्या होता है, एक होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का काम होता है वो कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं। और लेकिन वो जो है ना शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के डेली बेसिस पे जाके कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। कंपनी के डेली बेसिस पे जाके उनके की डिसीजंस नहीं ले सकते। हाँ, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स बैठते हैं वहां पे वो डिसीजंस ले लेंगे। लेकिन वो डेली बेसिस पे जाके कंपनी के अंदर आज क्या काम करना है कल क्या काम करना है वो रोज जाके कंपनी में डिसीजंस नहीं ले सकते। तो कंपनी में जो डेली बेसिस पे जो डिसीजंस लेने होते हैं या ये कह लो कि कंपनी को जब मैनेज करने की बात आती है तो कंपनी को जो मैनेज करते हैं जो लोग उनका नाम होता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो होता है वो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो क्या होता है एक कंपनीज के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है जिनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कंपनी को मैनेज करते हैं। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हमेशा, और वो बहुत ही कॉमन सी बात है कि भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं हमेशा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ही कंपनी के डायरेक्टर्स बन सकते हैं। कभी कोई कंपनी फर्म वगैरह ये चीजें कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन सकती। अच्छा, शेयर होल्डर्स जो थे वो कंपनी के असल मालिक थे, जो असली मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को रन कर रहे हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। इसलिए जो ये लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है इसके अंदर ना ये लिखा हुआ है कि भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हमारे एजेंट भी होते हैं और हमारे ट्रस्टी भी होते हैं। एजेंट वो हमारे इसीलिए होते हैं क्योंकि असली मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और जो डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ एज एन एजेंट हमारे बिहाफ पे कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और कंपनी को रन कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर्स है कह सकते हैं कि वो हमारे ट्रस्टी भी हैं। ट्रस्टी वो इसलिए हैं क्योंकि ट्रस्टी वो हमारे इसलिए हैं क्योंकि हमने उनके ऊपर विश्वास करके कंपनी का काम सौंप रखा है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने उनके ऊपर ट्रस्ट करके दी हुई है, इसलिए वो हमारे ट्रस्टी भी हैं। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीज थी जिसके ऊपर क्वेश्चन आने बहुत ही नेग्लिजिबल से बहुत नहीं आते, समझ लो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। मेन जो हमारी चीजें हैं वो सेक्शन 149 से स्टार्ट होती है। सेक्शन 149 में क्या दे रखा है कि भाई एक कंपनी के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स और कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मैंने कहा था शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे जो है ना डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं और कंपनी को रन करते हैं। लेकिन एक कंपनी के अंदर कम से कम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं सेक्शन 149 उसके बारे में बताएगा। कम से कम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तीन, दो, एक। सबसे बड़ी कंपनी पब्लिक कंपनी, उससे छोटी प्राइवेट कंपनी, उससे भी छोटी 1% कंपनी। तीन, दो, एक, ये मिनिमम लिमिट होती है हर एक कंपनी के अंदर। और जो मैक्सिमम लिमिट होती है डायरेक्टर्स की वो होती है अनलिमिटेड डायरेक्टर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अनलिमिटेड डायरेक्टर्स मतलब कि एक कंपनी के अंदर जितने चाहे मर्जी आप नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप अपने पास रख सकते हो। लेकिन आपको आपके स्टडी मटेरियल के अंदर एक लिमिट दे रखी है, दो दैट इज 15 डायरेक्टर्स। ये जो 15 डायरेक्टर्स की लिमिट दे रखी है ये कहता है कि बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे अगर आप डायरेक्टर रखना चाहते हो तो आप 15 डायरेक्टर ही रख सकते हो। अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रखने हैं तो कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और जितने मर्जी डायरेक्टर्स रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम वैसे तो 15 की लिमिट है, लेकिन ये जो 15 की लिमिट है बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे। अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो तो फिर जितने मर्जी डायरेक्टर्स रखो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम तीन, दो, एक, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। अब जो ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इन गवर्नमेंट कंपनीज को ये 15 डायरेक्टर्स वाली लिमिट गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी चाहे बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे मैं 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकती है। और ये सेम जो है ना सेक्शन 8 वाली कंपनीज के ऊपर भी है। सेक्शन 8 वाली कंपनीज बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे भी 15 डायरेक्टर से ज्यादा रख सकती है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइल करने में डिफॉल्ट ना किया हो और एनुअल रिटर्न वगैरह उन्होंने टाइम से भरी हो। सिंपल।
3 2 1 और मैक्सिमम 15 और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ वुमेन डायरेक्टर, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये कंसेप्ट कहता है कि हम कुछ कंपनीज आपको बताएंगे, इन कंपनीज को क्या चाहिए, कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर अपने पास रखनी जरूरी है। ये जो है ना, ये कहते हैं कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर आपको कंपनी में रखनी जरूरी है। कहते हैं ये ना हर कंपनी के लिए नहीं है कि हर कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। कहते हैं हम बताएंगे कौन सी कंपनियां हैं। एक तो इन्होंने कह दिया कि हर एक लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, सारी लिस्टेड कंपनीज को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखने की जरूरत है। और सारी लिस्टेड कंपनी और साथ में कुछ ऐसी और अदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और जिनकी टर्नओवर 300 करोड़ है, या 100 या 300 या उससे ज्यादा है ऑब्वियसली, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हो जाती है या जिनकी टर्नओवर 300 करोड़ हो जाती है या उससे ज्यादा चली जाती है, और है मतलब या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 हो जाए या टर्नओवर 300 हो जाए, उनको वुमेन डायरेक्टर कम से कम एक रखनी पड़ती है अपनी कंपनी के अंदर। अब अगर मान लो कोई वुमेन डायरेक्टर की सीट जो है वो खाली हो जाती है, कोई वुमेन डायरेक्टर थी वो रिजाइन कर गई या उसकी डेथ हो गई, तो वहां पे कोई वैकेंसी हो गई, तो वैकेंसी को फिल करने की एक ड्यू डेट दे रखी है कि इतने टाइम के अंदर आपको जो है ना वुमेन डायरेक्टर की सीट को वापस से फिल करना है। या तो वो डायरेक्टर जो रिजाइन करके चली गई उसको वापस ले आओ, या फिर कोई नई नई वुमन लेके आओ। इसकी एक लिमिट दी हुई है। लिमिट क्या है? डेट ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, अगली बोर्ड मीटिंग जिस डेट को होनी है, अगली बोर्ड मीटिंग जिस डेट को होनी है वो एक डेट लिख लो भाई, ये एक डेट है। और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, मतलब जिस दिन वो वुमेन सीट छोड़ के चली गई थी वहां से लेके 3 मंथ्स काउंट कर लो। जो ये डेट आई, जिस दिन वो वुमेन सीट छोड़ के चली गई थी वहां से 3 मंथ्स काउंट कर लो, ये जो डेट आई और द डेट ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, दो डेट्स हो गई। इनमें से जो बाद वाली डेट है उस डेट तक आपको अपनी कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है। ये हमारी ड्यू डेट होती है, यहाँ तक आपको अपनी कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है। एक कंसेप्ट आता है रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट का डायरेक्टर बहुत सिंपल सा और बेसिक सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट बोलता है कि भाई कंपनी के अंदर कम से कम एक डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, मतलब एक डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर होएगा जो साल में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में स्टे करेगा। सिंपल। भाई ऐसा है कि सारे कंपनी के डायरेक्टर्स बाहर भाग जाएंगे घूमने के लिए, तो फिर यहाँ कंपनी कौन संभालेगा? इसलिए कम से कम एक डायरेक्टर को आप इंडिया में बिठाओ। अगर कोई सिंपल सा एक हो रहा है, क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन फिर भी बता देता हूँ इसी में। अगर कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए ही अभी 182 डेज नहीं हुए तो वो ये प्रोविजन का कंप्लायंस कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेटली कंप्लाई कर लेना। मतलब अगर कोई कंपनी पैदा हुई है और पैदा होने में अभी उसको 182 डेज ही नहीं हुए पैदा हुए, तो वो ऐसा डायरेक्टर कैसे बिठाएंगे कि भाई जो 182 डेज तक इंडिया में रहा हो? तो आप प्रोपोर्शनेट निकालोगे कि भाई साल में 182 डेज जो है, जितना परसेंटेज बनते हैं उतने परसेंटेज उस नंबर ऑफ डेज पे अप्लाई कर देना, जितने नंबर ऑफ डेज के लिए ये कंपनी इनकॉर्पोरेट। बहुत ही बेसिक सी चीज थी। आपको समझ आएगी होगी और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। मतलब प्रोपोर्शनेट कर लेना। साल में अगर हम जैसे 365 में से हम 182 डेज हम कह रहे हैं, तो वो कितने परसेंटेज हो गए? उतने परसेंटेज डेज आप पूरे कर लो। जो कंपनी है उसके डायरेक्टर को कह दो कि भाई इतने नंबर ऑफ डेज इंडिया में पूरे कर दे। अच्छा, आगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ऐसा डायरेक्टर जो संसार की मोह माया से मुक्त होता है, जो ना किसी का दोस्त है और ना किसी का दुश्मन है, ये इंडिपेंडेंट होकर फैसले लेता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सेक्शंस के अंदर डिटेल में। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब है कि जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और कंपनी के अंदर फैसले ले रहे हैं कंपनी के। अब मान लो मैं हूँ उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बैठा था, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। कोई ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन हो रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड का मतलब वो ट्रांजैक्शन मेरे फायदे के लिए हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें मेरा फायदा इन्वॉल्व है, तो मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूँ। इतनी सी बात इसके अंदर बता रखी है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर जो काम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो चलाते हैं कंपनी को, और नॉन एग्जीक्यूटिव जो काम नहीं करते, मतलब जो कंपनी की डेली बेसिस को एग्जीक्यूट नहीं करते। अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एग्जांपल होते हैं होल टाइम डायरेक्टर, मतलब जो पूरा दिन कंपनी में बैठ के होल टाइम के लिए काम करते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो डेली बेसिस पे काम को एग्जीक्यूट नहीं करते, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, वो इंडिपेंडेंट होकर फैसले लेता है। ये होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे आ जाओ सेक्शन 152। सेक्शन 152 में बात की गई है। एक बात होती है, सिंपल सी बात है। देखो मैंने कहा था शेयर होल्डर्स कंपनी के असली मालिक होते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो कंपनी के डेली अफेयर्स को मैनेज करते हैं। अब डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखो अपॉइंटमेंट इनका ऐसे होता है बच्चों कि भाई जो एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर। देखो क्या होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी का एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। कंपनी का एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अब जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कुछ के अंदर कुछ नाम लिखे होते हैं कि कंपनी किसने बनाई है, तो वो जो नाम लिखे होते हैं ना वही कंपनी के पहले डायरेक्टर्स मान लिए जाते हैं।
अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई नाम नहीं लिखे हुए तो फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नाम लिखे होंगे, जो उनके सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन के, वो जो होंगे ना कंपनी के डायरेक्टर्स मान लिए जाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो नाम लिखे होंगे वो या तो डायरेक्टर्स बन जाएंगे। अगर उसमें कोई नाम नहीं लिखे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नाम लिखे हुए थे वो कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाते हैं। 1% कंपनी के केस में जो सिंगल मेंबर होता है कंपनी का वही डायरेक्टर मान लिया जाता है। अब आपके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रही होगी भाई फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ। देखो पहला डायरेक्टर कंपनी पैदा हुई, पैदा होते ही जो जो चिट्ठियां आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक पेपर्स हैं, इन पेपर्स के अंदर जो नाम लिखे हुए थे उनको डायरेक्टर मान लिया। अब इसके बाद जितने भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो सबको बोल दिया इन्होंने कि भाई ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर हैं, बाद वाले डायरेक्टर हैं। सिंपल। पहले डायरेक्टर कौन जिनका नाम चिट्ठियों में लिखा हुआ था, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन, पहले डायरेक्टर्स के बाद में जैसे जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर एक एजीएम के अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है शेयर होल्डर्स की सहमति से। तो वहां पे उनको बोलते हैं ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं। आगे आ जाओ अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट। कोई भी बंदा बिना डिन नंबर लिए डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिन नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है जिससे डायरेक्टर की पहचान की जाती है। जैसे हमारे पास एक पैन कार्ड होता है, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में हम अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, हम अपने पैन कार्ड से पहचाने जाते हैं, वैसे ही डायरेक्टर्स अपने डिन नंबर से पहचाने जाते हैं। और बिना डिन नंबर के कोई भी बंदा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद क्या कह रखा है कि भाई जब कोई बंदा कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला होता है, बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपना डिन नंबर कंपनी को प्रोवाइड कर देगा और साथ में एक डिक्लेरेशन दे देगा कि भाई मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ एक्ट के हिसाब से, मैं डायरेक्टर बनने लायक हूँ। एक तो अपना डिन नंबर दे देगा और क्या देगा, एक अपना एक डिक्लेरेशन दे देगा कि भाई मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। उसके बाद रिटर्न कंसेंट। भाई जब मैं या आप जब आप कंपनी के डायरेक्टर बनने जाओगे तो एक अपनी कंसेंट भी दोगे, मतलब आप लिख के दोगे कि मैं अपनी इच्छा से इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ, मेरे को कोई जोर जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाया। आप अपनी कंसेंट देते हो फॉर्म नंबर DIR 2 के अंदर, ठीक है। फॉर्म नंबर DIR 2 में आप कंपनी को अपनी कंसेंट दे दोगे। उसके बाद कंपनी के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन होती है। आपने तो कंपनी को कंसेंट दे दी, आपने तो कह दिया कि भाई मैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए इच्छुक हूँ, मतलब मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, अपनी कंसेंट आप दे रहे हो। कंपनी भी आगे DIR 12 फॉर्म के अंदर ROC को विद इन 30 डेज, जिस दिन आप आए उसके 30 डेज के अंदर अंदर ROC को आपकी कंसेंट फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म नंबर DIR 12 है, ये बात का ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सिर्फ आने के टाइम पे ही नहीं, जब आप कंपनी में आते हो तब भी कंपनी ROC को DIR 12 फॉर्म के अंदर 30 डेज में ये फॉर्म भर के ROC को दे देती है। जब आप कंपनी से छोड़ के जाओगे एज अ डायरेक्टर, अगर आप कंपनी से जब छोड़ के भी जाओगे तब भी कंपनी DIR 12 फॉर्म के अंदर ROC को फॉर्म भर के दे देगी। अच्छा, एक तीसरा केस और भी होता है, जो कंपनी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है जिसके अंदर आपके बारे में, मतलब डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसका नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, पैन कार्ड, डिन नंबर वगैरह वगैरह आगे आप पढ़ोगे। अगर उस सारी इंफॉर्मेशन के अंदर भी अगर कोई चेंजेस आते हैं तब भी फॉर्म DIR 12 यूज होता है। उसी फॉर्म DIR 12 के अंदर कंपनी ROC को 30 डेज में इंटीमेट करती है। तो फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटर्न कंसेंट आपको, एक तो रिटर्न कंसेंट आप कंपनी को देते हो DIR 2 में, DIR 2 में आप कंपनी को रिटर्न कंसेंट देते हो। उसके बाद आप कंपनी क्या करती है, DIR 12 फॉर्म के अंदर आपकी सारे वो कंसेंट जो है DIR 12 फॉर्म के अंदर ROC को बता देती है कि ये डायरेक्टर मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आया 30 डेज के अंदर। उसके बाद जब कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा होता है तो एक जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। तो क्या होता है, कंपनी सारे अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजती है, सारे शेयर होल्डर्स को बोलती है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी कंपनी में आ जाओ और यहाँ बैठ के हम मीटिंग में फैसला करेंगे कि भाई हम इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनी कंपनी में एज एन इस बंदे को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंपनी में हम हायर कर रहे हैं इनको। ठीक है, आ जाओ तुम सारे, आ जाओ शेयर होल्डर्स, हम बैठ के यहाँ पे फैसला करेंगे। तो ये जो चिट्ठी मैं सबको भेज रहा हूँ, सबको ये जो मैं नोटिस भेज रहा हूँ, इस नोटिस के अंदर एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनी लिख के भेजेगी सबको कि भाई ये जिस बंदे को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए हम फैसला करने वाले हैं, ये बंदा एक्ट के हिसाब से एक्ट के हिसाब से ये बंदा वैलिड है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है जो कंसेंट के जो प्रोविजंस है ना, ये जो कंसेंट वाले प्रोविजंस है DIR 2 और DIR 12, ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन थी। और सेक्शन 8 वाली कंपनी के ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होते, प्रोवाइडेड कि उसने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम पे फाइल करे हों।
आई होप आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि भाई कितने अच्छे से हम इतने सारे प्रोविजन हमने बहुत ही कम टाइम के अंदर कर लिए हैं, अगर आपने ध्यान से। लेकिन आपका प्रोवाइडेड शर्त यह है कि आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पे होनी चाहिए, इधर उधर दिमाग आपने नहीं चलाना। अच्छा, अब अगले सेक्शन पे आ जाओ, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि भाई एक, जैसे मैंने बताया, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी को डेली बेसिस पे मैनेज करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी डायरेक्टर हमारी कंपनी में आके बैठा होएगा और वो कंपनी के डेली अफेयर्स को जब मैनेज करेगा, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम कंपनी को अपना मानने लग जाते हैं। हम सोचते हैं यार कंपनी हमारी है और हम ही कंपनी के बाप है, हम ही सब कुछ है, बस और तो कोई नहीं है। तो जैसे जैसे एक बंदा फैमिलियर इतना ज्यादा हो जाता है कि भाई वो फिर बायसनेस की भी हो सकता है कोई सिचुएशन आ जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे वो सही से फैसले नहीं ले रहा, क्योंकि वो अपने आप को कंपनी का बाप समझने लग गया है। तो ऐसे इस प्रोविजन, इस चीज की वजह से ना कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाला हुआ है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टर्स है ना, वो समय समय पे रोटेट होते रहेंगे, समय समय पे बदलते रहेंगे। आप यहाँ पे अपने आप को कंपनी का बाप नहीं समझ सकते। आप आओगे, इतना टाइम के बाद आपको निकलना पड़ेगा, इतने टाइम में रोटेट होता रहेंगे डायरेक्टर्स जो है ना, यहाँ से धीरे धीरे रोटेट होते रहेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज होती है, अभी कैसे रोटेट होते हैं, ये जो प्रोविजन है, सारी कंपनियों के डायरेक्टर, ध्यान से सुनना, सारी कंपनियों के डायरेक्टर्स रोटेट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स ही रोटेट होते हैं। सारी कंपनियों के डायरेक्टर रोटेट नहीं होते, सिर्फ पब्लिक कंपनीज के डायरेक्टर ही रोटेट होते हैं। इसमें आप कैसे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास होते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से जितने आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको माइनस कर दो। जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस कर दो। उसके बाद उसमें से नॉमिनी डायरेक्टर भी माइनस कर दो। ये क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस कर दो, नॉमिनी डायरेक्टर माइनस कर दो, और ऐसे डायरेक्टर भी माइनस कर दो जिनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि इनको आप कंपनी से रोटेट नहीं करोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस कर दो, नॉमिनी डायरेक्टर माइनस कर दो, और ऐसे डायरेक्टर माइनस कर दो जिनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है भाई हम तुम्हें रोटेट नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और, ये तीन याद हो गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है भैया हम आपको रोटेट नहीं करेंगे। तो फिर इनको आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से माइनस कर दो। अब आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में छू रहा हूँ, आपको थोड़ा सा और छेड़ रहा हूँ, बातें याद रखना कि मैं और क्या बता रहा हूँ। स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा। स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी माइनस कर देना यहाँ से, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स का टेन्योर भी 3 सालों का होता है और वो रोटेट नहीं होते। उनकी हरकतें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसी होती हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, और कुछ ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है भाई इनको आप रोटेट नहीं करोगे, वो डायरेक्टर, और साथ में स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इनको आप माइनस कर दोगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से। अब जो डायरेक्टर्स बचेंगे उनका आप करोगे 2/3। अब जब आपने इनका 2/3 करा, सुनो ध्यान से, क्या किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से ये डायरेक्टर माइनस कर दिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, और साथ में स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इनको मैंने माइनस कर दिया। जो डायरेक्टर्स बचे इनका कर दिया 2/3। 2/3 करके जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अब आए मेरे पास, ये डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स हैं हु आर लायबल टू बी रिटायर बाय रोटेशन। मतलब जो डायरेक्टर्स लायबल हैं रोटेट होने के लिए, मतलब घर जाने लायक हैं, इनको मुझे निकालना है यहाँ से, रोटेट करना है, ये भी लायबल हैं, ये एक्चुअली नहीं जा रहे, ये लायबल हैं बात जाने के लिए। ठीक है, 2/3 कर दिया, आगे। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नोट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल। मतलब नोट लेस देन 2/3 मतलब जितना आपने 2/3 करा उसको लेस नहीं करना, उसको लेस नहीं करना। अगर मान लो वो डेसिमल्स में आ गया, अगर वो आ गया 0.33, उसको लोअर राउंड ऑफ मत कर देना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नोट लेस देन 2/3। उसको करना तो अपर राउंड ऑफ करो, नोट लेस देन 2/3। और करना भी पड़ेगा, 0.33 आ गया तो 0.33 बंदा, 0.33 काट के थोड़ी ज्यादा करोगे आप। 0.33 को लोअर राउंड ऑफ नहीं करना, उसको अपर राउंड ऑफ करना है, 2/3 को। अच्छा, आगे 2/3 कर दिया। 2/3 करने के बाद क्या होएगा, ये जो बंदे हैं जितने हु आर लाइबल टू बी रिटायर बाय रोटेशन, ये 3 किश्तों में रिटायर होंगे, ये 3 किश्तों में रोटेट होंगे डायरेक्टर्स, 3 किश्तों में। जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आए आगे इनका 1/3 कर दो। अब ये जो 1/3 डायरेक्टर्स है ना, ये रोटेट होंगे, ये कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कब जाएंगे, जो हमारी एजीएम की डेट होती है, जिस दिन हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस डेट को छोड़ के चले जाएंगे। मतलब अगर एनुअल जनरल मीटिंग उस दिन ना हुई, होनी थी उस दिन, हुई नहीं, तो उसी दिन निकल जाएंगे, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग उस दिन हुई है चाहे नहीं हुई, उसी दिन छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा क्यों डाला यार, कंपनी वाले चालाकी करेंगे, उनको पता है, उनको पता है कि भाई यहाँ से डायरेक्टर हमारे रोटेट होने वाले हैं, हम एजीएम ही नहीं करते तो रोटेट कैसे होंगे। तो लॉ मेकर्स ने पहले ही डाल दिया
कि भाई चाहे एजीएम हो चाहे ना हो ये रोटेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद क्या होएगा, मैंने बताया 3 किश्तों में ये लोग हमारी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। अब 3 किश्तों में ये लोग हमारी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, इतने बंदे हमारी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे वो, मतलब कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा। मतलब इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास लास्ट में आ जाएंगे कि भाई इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारी कंपनी छोड़ के जाएंगे। अब इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमें निकालने हैं, तो जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा। जो उसके बाद आया था फिर उसका नंबर आ जाएगा, भाई तू जा। फिर उसके बाद जो आया था उसके बाद ये हो जाएगा फीफो मेथड, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमें निकालने हैं, तो ऐसे रैंडमली तो नहीं कह देंगे हम भाई तू उठ के चला जाए, तू उठ के चला जा। जो बंदा सबसे पहले आया था वो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे दूसरा जाएगा, तीसरे नंबर पे तीसरा जाएगा। अब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई जो 3-4 डायरेक्टर एक ही दिन आए थे, तो एक ही दिन आए थे, तो अब उनमें क्या करेंगे हम उनमें ये करेंगे, उनमें से हम बोलेंगे भाई तुम आपस में फैसला कर लो, तुम आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लो, तुम आपस में प्रेम प्यार से आपस में फैसला कर लो, भाई तू बैठ जा मैं चला जाता हूँ, तू बैठ जा मैं चला जाता हूँ। आपस में अगर जो बंदे फैसला करके चले जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे फिर उनकी पर्चियां निकालेंगे। हम करेंगे, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ लोट्स। हम वो क्या करेंगे, बाय द ड्रॉ ऑफ लोट्स हम करेंगे, और उस तरीके से जो है ना फिर हम वो करें, उनको घर भेज देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक होता है कि एक को बोलता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई अगर मान लो देखो ये आ गया, डिटर्मिनेशन शैल बी डन बाय द वे ऑफ ड्रॉ ऑफ लोड्स। भाई वैसे तो वो म्यूचुअल, देखो इफ देयर एग्जिस्ट एनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू द रिटायरमेंट, अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में चले जाए अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बाय ड्रॉइंग ऑफ लोड्स हम क्या करेंगे, उनको रिटायर कर देंगे। अब इतनी बात समझ आ गई आपको। 2/3 करा फिर 1/3 करा, 3 किश्तों में वो जाएंगे। एजीएम हुई थी चाहे नहीं हुई थी, जिस दिन एजीएम अगर नहीं भी होगी, जिस दिन को एजीएम होनी थी उसी दिन वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद क्या होता है, देखो डायरेक्टर्स थे, यहाँ तक बात आपको हजम होगी आई थिंक। अगर नहीं हुई तो थोड़ा सा पानी पी लो और बात को बैठ के सोचो कि मैंने क्या बोला। जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें से कुछ डायरेक्टर्स जो मैंने बताए थे माइनस कर दिए। फिर आए 2/3। 2/3 को लोअर राउंड और राउंड ऑफ नहीं करना, उस 2/3 को आगे 1/3 करा। ये एक्चुअली चले जाएंगे, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, बाद वाला बाद में जाएगा। अगर 3-4 डायरेक्टर्स एक ही दिन आए थे, तो वो फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर आपसी सहमति से चले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पर्चियां निकालेंगे बाय ड्रॉइंग ऑफ लोट्स। ठीक है। अब हुआ क्या, डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर्स की सीट हो गई खाली। डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर्स की सीट खाली हो गई, डायरेक्टर्स कम हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम 3 काम कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो जो बंदा गया है अभी उसकी जगह पे नया डायरेक्टर ले आओ, तभी सीट भरेगी जो सीट खाली होगी। या फिर क्या करो, जो डायरेक्टर गया है, या तो उसी को वापस लाओ, या तो एक नया डायरेक्टर ले आओ, या तो जो गया उसी को वापस लाओ, क्योंकि सीट खाली हो गई भाई। जो डायरेक्टर गया उसको उसको वापस ले आओ या नया डायरेक्टर ले आओ। या फिर अगर ऐसा नहीं करना तो तुमने कुछ नहीं करना, तो ऐलान कर दो कि भाई हमें कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, ये सीट खाली रहेगी। ठीक है। डायरेक्टर के जाने के बाद सीट खाली हो गई थी। डायरेक्टर के जाने के बाद सीट खाली हो गई थी, 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो जो डायरेक्टर गया है उसको वापस ले आओ, या इसकी जगह पे कोई नया डायरेक्टर पकड़ के ले आओ, या फिर ऐलान कर दो, एक्सप्रेसली रिजोल्व कर लो या ऐलान कर लो कि भाई मुझे और डायरेक्टर नहीं चाहिए। ऐलान कर दो का जो मैंने शब्द बोला, ऐलान कर दो कि मुझे और कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, इसका मतलब है यू हैव टू रिजोल्व दैट वी डोंट हैव टू फाइल दी वैकेंसी। भाई हमें वैकेंसी को फिल नहीं करना और ये खाली रहेगी सीट। अब अगर आप ये 2 काम नहीं करते, अगर आप ना तो ऐलान करते हो कि मुझे और डायरेक्टर नहीं चाहिए, या फिर अगर आप कोई नया डायरेक्टर भी नहीं लेके आते, समझ रहे हो, आपने ऐलान नहीं करा कि भाई मुझे और कोई डायरेक्टर, हमें इस सीट को नहीं भरना, आपने ऐलान नहीं करा, इसका मतलब तो ये भरना तो है ना सीट को। आपने या तो ऐलान नहीं करा कि आप हमें और कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, ऐलान नहीं करा तो इसका मतलब सीट भरनी है, और आप कोई नया डायरेक्टर तो ला ही नहीं रहे। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचा, जो बंदा गया फिर उसी को मानो कि भाई वापस आएगा, यही मतलब है। अगर सीट खाली हो गई तो या तो ऐलान कर दो कि मुझे और कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, अगर आपने ऐलान नहीं करा तो इसका मतलब है कि और बंदा तो लाना है। अब नया बंदा कोई पकड़ के ला नहीं रहे हो, तो जो बंदा गया है उसी को मान लेंगे कि वो वापस आ रहा है, इसको बोलते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। वो वापस मान लिया जाएगा कि वो अपॉइंटेड है। आया कहानी में ट्विस्ट। आपको लग रहा होगा कि भाई ये ऐसा क्या करा है? पहले तो तुमने रोटेट कराया फिर अब बंदे को वापस ला रहे हो। तो मैंने कहा ना कि भाई बंदा वापस जा रहा था, वो रोटेट हो रहा था, बाहर निकला सीट हो गई खाली। तुम या तो तुम्हारे पास ऑप्शन था, देखो इस बात को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ।
जैसे हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तो हर 5 साल बाद हमें एक ऑप्शन तो दिया जाता है ना कि भाई अगर आपको सरकार बदलनी है तो आप वोट होते हैं, वोटिंग के हिसाब से आप बदल सकते हो। बदलनी है नहीं बदलनी है वो बात अलग है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है, शेयर होल्डर्स के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो बदलना चाहें तो वो डायरेक्टर को बदल सकते हैं। रोटेट हो जाएगा, जब वो रोटेट होएगा, मैंने कहा था ना जिस दिन वो रोटेट होएगा, एजीएम की डेट होगी, रेजिग्नेशन दे देगा वो, भाई मैं रोटेट हो गया हूँ, चला गया। ठीक है, अब सीट खाली हो गई। अब या तो तुम ऐलान कर दो कि हमें और कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, या फिर कोई नया डायरेक्टर पकड़ के ले आओ, शेयर होल्डर्स जो है मीटिंग में बैठे और पकड़ के ले आए नया डायरेक्टर, या फिर उसी को वापस ले आओ। ठीक है, ये था एजीएम वाले दिन। भाई अगर तुमने एजीएम उस दिन करी, समझ अब बात को समझो, जिस दिन उसने रिटायर होना था उस दिन एजीएम हुई, जिस दिन उसने रिटायर होना था उस दिन एजीएम हुई। एजीएम के अंदर तुमने ना तो ऐलान करा कि भाई नया डायरेक्टर हमें चाहिए, ये हमें सीट भरनी नहीं है, या ना तो तुमने ऐलान करा, ना तो तुम नया डायरेक्टर लेके आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डीम्ड अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और अगर मीटिंग तुमने ना करी, मीटिंग अगर तुमने ना करी तो मीटिंग अडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम जगह पे। अब यहाँ पे जिस दिन एजीएम होनी थी उस दिन तो एजीएम हुई नहीं, जिस दिन एजीएम ना हुई, जिस दिन एजीएम ना हुई तो उस दिन भी वही सेम सीन होएगा कि वो तो रिटायर तो हो जाएंगे। जिस दिन एजीएम नहीं होएगी तो उस दिन रिटायर तो वो हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट एजीएम के अंदर क्या होएगा कि नेक्स्ट एजीएम के अंदर तुमने ना ऐलान करा और ना तुमने वो करा कि भाई नया डायरेक्टर लेके आए, तो फिर ऐसे दोनों काम जब तुमने ना करे तो वो मान लिया जाएगा कि जो डायरेक्टर गया है वो वापस आ रहा है। जिस दिन एजीएम नहीं होगी, क्योंकि तुमने जान के एजीएम नहीं करी उस दिन, जब एजीएम नहीं होगी तो वो रिटायर तो वो उसी दिन हो जाएगा। अब adjourn मीटिंग के अंदर जब जाके जब अगले हफ्ते मीटिंग होगी, उस टाइम पे ना तो तुमने ऐलान करा, ना तो तुम नया डायरेक्टर पकड़ के लाए, तो मान लिया जाएगा कि वो बंदा वापस आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो कंसेप्ट था ना, जो रिटायरमेंट का जो कंसेप्ट था, ये थोड़ा सा डीप में, लेकिन मैंने इसको बहुत ही क्रक्स में थोड़ी मैंने जल्दी जल्दी बोला है। थोड़ी सी वीडियो आपको फास्ट भी लगी होगी, लेकिन ये जो प्रोविजन था ये थोड़ा सा ऐसा था, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ आ गया होगा आपको। जिस दिन एजीएम होनी होती है वो चले जाते हैं, और जो है फिर अगर अगली adjourn मीटिंग हो जाती है, adjourn मीटिंग में दो काम तुमने ना करे तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, अब समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि जो बंदा जा रहा होगा ना वो मान लिया जाएगा कि वो वापस आ रहा है, इसकी बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जो बंदा गया है, बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ये एक्सेप्शन है ना, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की कुछ एक्सेप्शंस, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो बंदा गया है, मानेंगे हम कुछ केसेस में कि ये बंदा वापस नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। देखो, जो बंदा गया ना वो अपनी अनविलिंगनेस लिख के गया, मैं पहले बी पॉइंट बता रहा हूँ। जो बंदा अपनी अनविलिंगनेस लिख के गया, मतलब खुद ही क्या क्या गया था, भाई मेरे को वापस ना बुलाना, मैं नहीं आऊंगा, तो वो अनविलिंगनेस लिख के गया, तो वो कैसे आएगा, एक्सेप्शन में आ गया भी, वो वापस नहीं आएगा। जो बंदा डिस्क्वालीफाइड हो गया था, जा रहा था, वो डिस्क्वालीफाइड है, बंदा चला गया यहाँ से, डिस्क्वालीफाइड है। जो एक्ट के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड है तो तुम उसको कैसे रख लोगे डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, अब जो बंदा गया है उसको रखने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है अपॉइंट करने के लिए। तो जब तक तुम स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं पास करते तो तुम उसको ऑटोमेटिकली कैसे मान लोगे कि वो वापस आ रहा है, नहीं मान सकते। सी डी पॉइंट भी हो गया, कॉमन सेंस। अच्छा, अब आ जाओ पहले पॉइंट पे। भाई जो डायरेक्टर गया है, तुमने इसको अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाने के लिए, तुमने इसको अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाने के लिए एक बार मुद्दा तुमने कंपनी के सामने रखा था, शेयर होल्डर्स के सामने तुमने बात करी थी कि भाई इसको डायरेक्टर बना ले। शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया था, कहते हैं नहीं हमें पसंद नहीं है, ये गंदा आदमी है, हम इसको डायरेक्टर नहीं बना सकते। तो जब शेयर होल्डर्स ने पहले ही मना कर दिया था, तो अब तुम इसको अपने आप कैसे मान लोगे कि ये वापस आ रहा है। लिखा हुआ है, इफ एट दैट मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग अ रिजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट वाज पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट, रिजोल्यूशन रखा था लेकिन लॉस्ट हो गया था, तो उसको हम वापस नहीं मान सकते कि वो वापस आएगा। उसके बाद एक ई पॉइंट है सेक्शन 162 वाला, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको आगे नीचे हमारे पास एक सेक्शन आता है 162 प्रॉपर, उसके अंदर मैं आपको ये बात समझाऊंगा सेक्शन 162 क्या होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कि वो जाता है, फिर हम उसको मान लेते हैं कुछ केसेस में कि वो वापस आ रहा है, लेकिन हम कब नहीं मानते कि वो कब वापस नहीं आएगा, तो इन केसेस में वो वापस नहीं आएगा। और बहुत ही कॉमन सी बात है, डिस्क्वालीफाइड होना, अनविलिंगनेस लिखना, जब स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, हो गया। ठीक, आगे। अब ये जो 152(6) और 152(7) गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते जो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है। जो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड होगी उस कंपनी के ऊपर रोटेशन के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे। जो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है उसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो हम डायरेक्टर्स को रोटेट करते हैं, जो रोटेट करते हैं हम कहते हैं आओ बदल जाओ बदल जाओ,
फिर वो उसकी लिमिट हमने कैसे कैलकुलेट करी, मैंने आपको बता दिया था। ये प्रोविजन सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, प्राइवेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, प्राइवेट के लिए नहीं बात कर रहे। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स रोटेट होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो लिस्टेड होती है उसके ऊपर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। जो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं होगी उसके ऊपर भी ये प्रोविजंस ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं होगी उसके ऊपर प्रोविजंस ये एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, ऊपर इन्होंने क्या लिख रखा था, ऊपर लिख रखा था पब्लिक कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी। ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था पब्लिक कंपनी। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ लिखा हुआ था डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, यहाँ पे पब्लिक शब्द लिखा हुआ है, लिस्टेड या अनलिस्टेड की बात इन्होंने ऊपर नहीं कर रखी थी। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, जो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है उसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। अब आपको मैं एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट बता दूं, थोड़ी सी चीज और बता दूं। मैंने बोला था पब्लिक कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं, अब पब्लिक कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं और प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। पब्लिक के ऊपर होते हैं, हमेशा होते हैं, प्राइवेट के ऊपर नहीं होते। और जो गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं होती उसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अमीर बाप का बेटा भी अमीर माना जाता है, अमीर बाप का बेटा अमीर माना जाता है। ठीक है, अब कोई पब्लिक कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है वैसे तो इसके ऊपर ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब वैसे इसके डायरेक्टर्स को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो इसकी हरकतें भी पब्लिक कंपनी जैसी होंगी, तो इसके डायरेक्टर्स को भी रोटेट करेंगे। समझ आई? वैसे पब्लिक कंपनी को हमेशा डायरेक्टर्स रोटेट करने होते हैं, लेकिन ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसके डायरेक्टर्स भी रोटेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी और ध्यान रखना। देखो, सीए फाइनल्स में हमारा लो ऐसा है कि यहाँ पे ना होती है, डिटेल्स होती है, कभी कहीं को कभी कहीं निकल जाते हो आप। तो यहाँ पे मैं क्या बात बता रहा था, एक चीज थोड़ी सी और ध्यान रखो। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है जिसकी कम से कम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे ये मतलब है, आगे जाओगे ना तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा चेंज होएगा। आप जब एक दो बार जब सुनोगे ना इस लेक्चर को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टडी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल में होती है गहराइयाँ, स्टडी मटेरियल में बहुत डीप नॉलेज होती है और इसलिए स्टडी मटेरियल से पढ़ना अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ एक दो बार आप पढ़ोगे और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, पब्लिक कंपनी के ऊपर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होते हैं, प्राइवेट के ऊपर नहीं होते। लेकिन उस प्राइवेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, क्योंकि अमीर बाप का बेटा भी अमीर माना जाता है। उसी तरह से पब्लिक की जो सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी होगी वो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी की तरह मानी जाएगी। आगे बढ़ो। आगे जो सेक्शन दिए हुए हैं ना, ये डिन के बारे में कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। भाई डिन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे आप अप्लाई करते हो गवर्नमेंट को और कैसे कैसे आपको डिन मिल जाता है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, इसको एक बार आप रीड कर लेना खुद से। ठीक है, बस यही चीजें हैं कि भाई आप कंपनी में एप्लीकेशन डालते हो, सॉरी गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन डालते हो डिन अप्लाई करने के लिए, डिन फिर वो जवाब देते हैं कि भाई आपने आपकी जो एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफेक्ट है, फिर उसको रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई कर देते हो तो आपको डिन मिल जाता है, 15 दिन का टाइम होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना अपने आप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेन मेन चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो पढ़ाते हैं। अब आगे आ जाओ, सेक्शन 160। एक मिनट को, देखो मैं थोड़ा सा स्पीड पे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे फोकस ये है कि भाई कम से कम टाइम में कवर हो जाए। सेक्शन 160 क्या बोलता है, सेक्शन 160 बोलता है जैसे मान लो बच्चों आप कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कंपनी के पास जाओगे, कंपनी के पास हाथ जोड़ दोगे और कंपनी की जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले कंपनी को एक नोटिस दियाओगे कि भाई मुझे अपना डायरेक्टर बना लो। आप कंपनी की जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले कंपनी में नोटिस दियाओगे और हाथ जोड़ के आओगे कि भाई मेरे को अपना डायरेक्टर बना लो। और साथ में 1 लाख रुपया कंपनी को डिपॉजिट भी दे के आओगे, ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं जाओगे। देखो कंपनी के पास जा रहे हो, जैसे होता है ना, जैसे आप समझ जाओ, जैसे आप कंपनी के पास जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे, 1 लाख रुपया आप कंपनी को दे के आओगे और हाथ जोड़ के आओगे कि मुझे अपना डायरेक्टर बना लो। ऐसा आपको कंपनी की जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले करना है, ऐसा आपको कंपनी की जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले, चाहे वो एजीएम हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मीटिंग हो 14 दिन पहले आपको ये करना है। अच्छा, दूसरा, मान लो आप चाहते हो कि भाई मैं अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपनी बुआ के लड़के को, अपनी चाचा के लड़के को, मामा के लड़के को या अपने
किसी भी नॉन में कोई एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, आप उसको कंपनी का डायरेक्टर बनवाना चाहते हो, तो आप तब भी या तो अपने लिए हाथ जोड़ने जा सकते हो, या अपने किसी और बंदे के लिए जो आपकी नज़रों में कोई और बंदा है उसके लिए भी आप कंपनी में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो। हाथ जोड़ने का मतलब कंपनी में नोटिस दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कंपनी में मीटिंग से 14 दिन पहले, और 1 लाख रुपए का डिपॉजिट भी देके आओगे। ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं होती, फ्री में काम हो जाता है। कब? जब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हो रहा होता है, तब उसको 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए दे देगा तो वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा, मतलब उसके दिमाग में रहेगा ना मैंने इनको इनको 1 लाख रुपए दिए होंगे। ठीक है, तो वैसे ये सिर्फ याद रख करवाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब ऐसे आप मेन प्रोविजन ये है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहे हो तो 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी है, कंपनी के अंदर एक एनआरसी होती है, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, वो कमेटी अगर किसी डायरेक्टर का नाम बोल रही है कि भाई इनको डायरेक्टर बना लो, इनको डायरेक्टर बना लो, एनआरसी बोल रही है कि इनको डायरेक्टर बना लो, तो क्योंकि एनआरसी बोल रही है, वो कंपनी का ही एक तरह से एक पार्ट है समझ लो, वो खुद ही बोल रही है, तो अपने आप को कैसे 1 लाख रुपए देंगे वो? ठीक है, नहीं देने। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहे हो तब नहीं देने। एनआरसी ने जिसका नाम बोला डायरेक्टर बनवाने के लिए, उसके केस में 1 लाख रुपए नहीं देने। अगर एनआरसी नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद बोला भाई इसको मैं डायरेक्टर बनाना है, इसको डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद बोला भाई इसको डायरेक्टर बनाएंगे, इसको डायरेक्टर बनाएंगे, 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब क्या होएगा, जब कंपनी के पास आप जाओगे और आपने 1 लाख रुपए दिए और हाथ जोड़े और बोला कि मुझे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना लो, तो क्या होता है? अब आपको मैं बताता हूँ 1 लाख रुपए की बात। जो 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए के बारे में आपको बताता हूँ कि क्या उसका होएगा। जो 1 लाख रुपए, अगर आप डायरेक्टर बन गए, आपके 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आपके 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप डायरेक्टर ना बने तो? अगर डायरेक्टर ना बने तब भी मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? अगर आपको कम से कम 25% वोट मिल गए, अगर आपको कम से कम 25% वोट मिल गए, 25% कम से कम वोट मिल गए, तब भी आपको 1 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। सिंपल। जीत गए तब भी मिल जाएंगे 1 लाख रुपए वापस। अगर आपको कम से कम 25% वोट मिल गए, तब भी 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। 25% से कम मिले फिर नहीं मिलेंगे। फिर वो पता क्या हो जाता है, फिर वो बेइज्जती वाली बात हो जाती है कि भाई 25% भी वोट नहीं मिले और तू आ गया था डायरेक्टर बनने, अब नहीं देते तेरे को। हाँ, 25% भी मिल जाए तब भी 1 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। अच्छा, आपने कंपनी को डायरेक्ट पैसे दे दिए, ठीक है। अब क्या होएगा, आपने कंपनी को पैसे दे दिए, और अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को ना क्या करना है, जब आप उसको कंपनी को रिक्वेस्ट डाल के आए, तो कंपनी की जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले, आपने मीटिंग से 14 दिन पहले, आपने मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस दे दिया था और 1 लाख रुपए भी दे दिए थे भाई मुझे डायरेक्टर बना लो। अब कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपनी मीटिंग से 7 दिन पहले अपने सारे शेयर होल्डर्स को, अपने सारे मेंबरों को नोटिस भेजेगी और उनको बताएगी ऐसे ऐसे मेरे पास एक बंदा आया है, मुझे 1 लाख रुपए दे गया और हाथ जोड़ रहा था कि मुझे डायरेक्टर बना लो। अब तुम क्या करो, सारे मीटिंग में सारे बंदे आओ और बैठो और फैसला करते हैं इसको डायरेक्टर बनाना है क्या नहीं बनाना। क्योंकि डायरेक्टर्स कहाँ पे अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग में। अब तुम अब सारे आओ और आगे बैठो और फैसला करो कि भाई इसको डायरेक्टर बनाना है कि नहीं बनाना। अब ये ऐसा नोटिस जो है ना, ये कौन भेजेगी, कंपनी सबके मेंबरों को भेजेगी। अब कंपनी कब सबको कैसे भेजेगी नोटिस, ईमेल पे भेजेगी, जो कंपनी सबकी ईमेल आईडी है, ईमेल पे नोटिस भेज देगी। अच्छा, और साथ में कंपनी को क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे, कंपनी की जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे डाल देगी कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा आया था और वो कह रहा था मेरे को डायरेक्टर बना लो, और हम मीटिंग रख रहे हैं, मीटिंग के अंदर हम जो है ना फैसला करेंगे इसको डायरेक्टर बनाना है या नहीं बनाना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया, एक तो कंपनी सबको ईमेल पे नोटिस भेज देगी, दूसरा कंपनी अपनी वेबसाइट पे डाल देगी। अगर कंपनी इंडिविजुअली सबको नोटिस नहीं भेजना चाहती, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि कंपनी अपनी अपने आसपास ना अखबार में छपवा दे ये बात। तो फिर कंपनी, वो अखबार अपने आप ही लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी। अखबार माना जाता है कि अखबार सारे पढ़ते हैं, वो अपने आप ही लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी, आपको ईमेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप ही जो है ना सबको खबर मिल जाएगी, अखबार में आ गया तो फिर अपने आप खबर मिल जाएगी कि भाई ये ऐसे ऐसे एक डायरेक्टर आया, एक बंदा आया था कंपनी का, के हाथ जोड़ रहा था और कह रहा था कि मुझे डायरेक्टर बना लो और 1 लाख रुपए पकड़ो। और इस तरीके से फिर उनको खबर मिल जाएगी, वो आके फिर अपना वो करेंगे, अपना आके फिर फैसला लेंगे कि भाई हमें जो है ना इस बंदे को डायरेक्टर रखना है या नहीं रखना। ये रिफंड ऑफ डिपॉजिट मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप डायरेक्टर बन गए तो 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आपको 25% भी वोट मिल गए तब भी आपको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाओ। ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है निधि कंपनी जो होती है ना, वैसे तो 1 लाख रुपए लगते हैं हर कंपनी में। जब आप जाते हो कंपनी में तो 1 लाख रुपए पकड़ा के आते हो, लेकिन अगर निधि कंपनी है, सामने वाली कंपनी अगर निधि कंपनी है, तो आप 1 लाख रुपए नहीं दोगे, आप 10,000 रुपए जमा करा के आओगे। ठीक है, जब आप 1 लाख रुपए नहीं दोगे तब सारी गेम वैसी रहेगी, सेम टू सेम, बस 1 लाख की जगह 10,000 रुपए दोगे। अच्छा, अब जो सेक्शन 8 की कंपनी होती है,
उसमें क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अपनी चॉइस है कि भाई 1 लाख रुपया वापस करना है या नहीं करना। वैसे तो मैंने बताया ना आपको, अगर आप एक अगर डायरेक्टर बन जाते हो तो फिर तो मिलेंगे मिलेंगे। अगर अगर आप डायरेक्टर बन जाते हो फिर तो पैसे वापस मिल जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आप ना डायरेक्टर बने और क्या हुआ, आपको 25% वोट मिल जाते हैं, तब आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर 25% वोट भी ना मिले, तब तो कंपनी पैसे रख लेती है अपने पास, कंपनी फिर वापस नहीं करती है। लेकिन सेक्शन 8 की कंपनी में चॉइस है। सेक्शन 8 की कंपनी में चॉइस है, अब डायरेक्टर्स चाहे जैसा चाहे वो पैसा वापस रखना चाहते हैं रख लें, और अगर अपना और अगर देना चाहते हो तो दे दे। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अपनी चॉइस होती है। ठीक है, अब सेक्शन 160 गवर्नमेंट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होता, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या, भी डायरेक्टर जॉब बनने जा रहे हो तो 1 लाख रुपए दे के आओ, एप्लीकेशन दे के आओ 14 दिन पहले, ये सारी बातें गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखते हैं सेक्शन 151। सेक्शन 151 में क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन इसका कारण ये भी है कि भाई जल्दी जल्दी भी करना है काम, और जल्दी जल्दी पढ़ाई भी करनी है, जल्दी जल्दी सीए बनना है, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन, क्योंकि कुछ बच्चे इसको रिवीजन के तौर पे भी देख रहे होंगे, और मैं थोड़ा सा डिटेल में भी इसलिए जा रहा हूँ भाई, कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होगा, इस वजह से दोनों एंगल से। अच्छा जी, अब सेक्शन 151 क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे ना क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, जैसे कई बच्चे नहीं होते यार, आपके यार दोस्त ना शेयर्स में पैसा लगाते होंगे, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे यार, उसमें थोड़े बहुत पैसे लगा लेते हैं, कई बार ऐसे भी करते हैं। तो कुछ होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स, जिन्होंने जो शेयर्स हेल्ड करे हुए हैं, जिनके पास शेयर्स ना 20,000 रुपया या उससे कम के शेयर्स हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 20,000 रुपए या उससे कम के शेयर्स हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स को बोला जाता है स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, जिनकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स 20,000 रुपए या उससे कम है, तो उसको बोला जाता है स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब क्या होता है, कंपनी के अंदर ना बहुत सारे लोग होते हैं, कंपनी में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिन्होंने करोड़ों रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे आपके दोस्त जैसे लोग जिन्होंने 20,000 रुपए या उससे कम से भी कम के भी शेयर्स हेल्ड करे हुए हैं। तो अब क्या होएगा कि जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, इनकी तो कोई सुनेगा नहीं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, तो चलेगी तो उनकी कंपनी में तो बड़े बड़े लोगों की चलेगी जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20-20 हजार से कम लगा रखे हैं, 10,000 भी लगा रखे हैं। तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स की आवाज को बुलंद करने के लिए, कंपनी की मीटिंग के अंदर आवाज को बुलंद करने के लिए, छोटे छोटे लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए भी आप एक डायरेक्टर खड़ा कर सकते हो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर आप अपना भी खड़ा कर सकते हो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। ऐसा करने के लिए कई बार क्या होता है, जो कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होती है, एक चिट्ठी होती है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उस अगर वो अलाउ करती है कंपनी को, अगर वो कंपनी को अलाउ करती है, तो अगर वो कंपनी को अलाउ करती है तो फिर क्या कर सकते हो, तो कंपनी खुद से भी, क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी होगी वो कहेगी मैं तो बहुत अच्छी कंपनी हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, हमारे छोटे छोटे डायरेक्टरों की भी सुनी जाए, तो फिर वो अपनी मर्जी से भी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। अगर कंपनी खुद से नहीं करती है तो आपके पास भी चॉइस है, आप भी जाके अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो अभी बताता हूँ। कैसे कर सकते हो, आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कैसे करवा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कंपनी में जाके ना चिट्ठी लिख के दे आओ। कंपनी में जाके चिट्ठी लिख के दे आओ कि भाई हम चाहते हैं कि भाई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हम अपना रखना चाहते हैं अपनी कंपनी में। अब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आपका यार दोस्त है उसने 5,000 रुपए के शेयर्स रखे हुए हैं, वो जाएगा कंपनी में चिट्ठी लिख के दे आएगा और उसकी सुन लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, थोड़े एक एक बंदा आ जाएगा तो चलेगा नहीं। एक लिमिट दी हुई है भाई, कम से कम इतने बंदे आएंगे तभी हम रखेंगे डायरेक्टर यार। डायरेक्टर रखने के लिए मैंने बोला ना, मीटिंग बैठती है, मीटिंग में फैसला होता है। यार मान ले कोई बंदा 100-200 रुपए के शेयर रख के बैठा है, या 5,000 रुपए के, 1,000-2,000 जितने भी शेयर रख के बैठा है, वो चाहे जाके कंपनी में चला जाएगा, उस एक बंदे के चक्कर में थोड़ी अब कंपनी डायरेक्टर रखेगी, मीटिंग बिठाएगी और सब कुछ करेगी। एक लिमिट होती है भाई, कम से कम इतने बंदे आएंगे तभी हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखेंगे। तो कितने बंदे आएंगे लिखा हुआ है, देखो आपके सामने, शाबाश, इसमें लिखा हुआ है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। 1/10 ऑफ दी, देखो एक है 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर कौन है, वो बंदा जिसने 20,000 या उससे कम के शेयर होल्ड करे हो, वो बंदा जो 20,000 या उससे कम के शेयर होल्ड करे हुए हैं। ठीक है, ऐसे 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 हजार शेयर होल्डर्स हो जाएं, ऐसे ऐसे हजार शेयर होल्डर्स हो जाएं या तो, और कहता है टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। भाई ऐसे ऐसे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, उनका 1/10 कर दो। वन 1/10 करने पे जितना आ गया, और 1,000 सच स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस,
विच एवर इज लेस, इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम से कम जाएंगे कंपनी में, जाके नोटिस देंगे और अपनी बात रखाएंगे कि भाई हम ऐसे ऐसे एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को खड़ा करना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ताकि हमारी आवाज भी बुलंद हो। ऐसा कब करेंगे? कंपनी में, कंपनी की मीटिंग से कम 14 दिन पहले, कंपनी के अंदर मीटिंग में कम से कम 14 दिन पहले ऐसा वो करेंगे, और उसके अंदर उस बंदे का नाम, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर, जितने उसके पास शेयर्स हैं उस डायरेक्टर के पास, और उसका फोलियो नंबर वगैरह जो भी चीजें हैं, सारी डिटेल्स हम कंपनी की नोटिस के अंदर हम जाके कंपनी को जब नोटिस दे के आएंगे, उस नोटिस के अंदर हम लिख के दे आएंगे। उसके बाद जो नोटिस हम लिख के दे के आएंगे उसके अंदर उस बंदे का डिन नंबर होना चाहिए उसका, क्योंकि बताया ना डायरेक्टर तो तब तक नहीं बन सकता जब तक डिन नहीं होएगा, डिन के बिना बन नहीं सकता, मैंने आपको बताया। उसका डिन नंबर होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जो बंदा कंपनी में कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड है ना डायरेक्टर बनने के लिए, वो तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ऐसे आपने डायरेक्टर बना दिया, पेनल्टी लग जाएगी भाई आपके ऊपर। तो वो बंदा, कॉमन सेंस है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कंसेंट। अरे यार, किसी को तुम कनपटी पे बंदूक रख के थोड़ी अब तुम किसी को दे आओगे, जबरदस्ती पकड़ के ले जाओगे, आप मैं तेरे को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाऊं, उसकी कंसेंट भी तो जरूरी है ना भाई। तो डिन नंबर, और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, और कंसेंट, ये 3 चीजें तुम दे आना कंपनी में, कंपनी की मीटिंग से 14 दिन पहले। ये जो स्मॉल शेयर होल्डर आगे आ रहे हो, स्मॉल शेयर होल्डर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होता है। ये बंदा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होता है। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो एलिजिबल क्राइटेरिया है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। कम उनकी सारी क्राइटेरियाज को भी वो फुलफिल करने वाला होना चाहिए। और साथ में वो एक डिक्लेरेशन भी दे के आएगा, वो साथ में डिक्लेरेशन भी दे के आएगा कि भाई मैं ना सारी की सारी एलिजिबल क्राइटेरियाज को फुलफिल करता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और वो डिक्लेरेशन भी देता है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको भी ये दोनों काम करने हैं। इसलिए इसको भी ये दोनों काम करने हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेक्शन 152 की इसके बारे में एप्लीकेबिलिटी कहता है कि भाई जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, ये रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता। ये रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता, इसके ऊपर रोटेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि बेचारा ये बनता ही 3 साल के लिए है। लिखा हुआ है सच डायरेक्टर, इसका जो पीरियड है ना 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज्यादा नहीं होता, और उसके बाद एक बार इसका टेन्योर पूरा हो जाए फिर ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। एक बार इसका टेन्योर पूरा हो जाए फिर ये रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं होता। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 164, 164 पर जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, वो क्या है कि अगर 164 में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अभी बताया तो है कि डिस्क्वालिफिकेशन जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है ना, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो बन नहीं सकता डायरेक्टर। ठीक है, ये एक तो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता, 3 साल से ऊपर ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, और ये जो है ना आपका ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, वो एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए। ऑफिस की वैकेशन, ये चीजें है ना 164 में, जो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफिकेशन आ गई भाई, बाहर निकल जा, तू डिस्क्वालीफाइड है, कैसे रखें तेरे को आगे। 167 की कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसे केसेस में भी डायरेक्टर को भगा देना होता है हमें, भाई निकल जाए यहाँ से। तो अगर ऐसा केस बन गया 167 पढ़ेंगे हम आगे, तो तब भी हम इसको भगा देंगे। अगर वो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया ना फुलफिल करता हुआ बाद में, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, इसको भी फुलफिल करना होता है, इसने फुलफिल ना करा, भगा देंगे इसको। ठीक है, 164 164 ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, टेंशन नहीं लेनी बच्चों। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं ना बच्चों, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जो होते हैं, कितने नंबर ऑफ कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर बन सकते हैं? कहते हैं 2 कंपनीज में बन सकते हैं। ठीक है, 2 कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। तो लेकिन दोनों कंपनीज आपस में, मैक्सिमम 2 कंपनीज में बन सकता है, इससे ऊपर किसी ज्यादा ये नहीं 3 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाए, ना बच्चे ना। 2 डायरेक्टर्स 2 कंपनीज के अंदर ही कम से कम, दो कंपनी दो सॉरी 2 डायरेक्टर 2 कंपनियों के अंदर ही, 2 कंपनियों के अंदर ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम डायरेक्टर बन सकता है, तीसरी में नहीं बन सकता। 2 कंपनीज भी आपस में, दे शुड नॉट बी न कन्फ्लिक्टिंग कंपीटिंग बिजनेस और कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस, ये ऐसा है केस है, आपस में कंपीटिंग और कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा ही नहीं बन सकता। उसके बाद क्या है, ये इसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी सर्व करना पड़ता है 3 सालों का। भाई जैसे 3 साल ये कंपनी में डायरेक्टर रहेगा, उसके बाद 3 साल तक कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करेगा। जब वो कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करेगा ना, मतलब 3 साल तक छुट्टी हो जाएगी उसकी, 3 साल कंपनी में काम करेगा, उसके बाद दोबारा तो वो आ नहीं सकता कंपनी में। जो ये 3 साल है ना, जब वो दोबारा नहीं आ सकता, तब तक दूर दूर तक कंपनी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखेगा। सिंपल। आई थिंक क्लियर हो गया, अगर दो इसको सुन लेना, इस क्लास को 1-2 बार याद हो जाएगा। 161 सेक्शन क्या बोलता है, इसमें 3 बंदे दिए हुए हैं, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर कौन सा होता है भाई, अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करता है
तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर चाहें तो एक एडिशनल डायरेक्टर और ले आके काम चलवा सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर अपने पास रख सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो। जो एडिशनल डायरेक्टर होएगा इसकी टेन्योर क्या रहेगी, जिस दिन ये आया था एक एजीएम के अंदर ये अपॉइंट होएगा, सॉरी इसकी पावर तो सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है ना, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है ये एडिशनल डायरेक्टर आएगा, इसका जो टेन्योर रहेगा अगली एजीएम तक रहेगा, अगली एजीएम तक इसका टेन्योर रहेगा। अगर अगले उस टाइम एजीएम ना हुई तो तब भी उसी डेट को ये निकल जाएगा, मतलब एजीएम वाली डेट होती है जिस दिन एजीएम होनी थी उस दिन तक रहेगा। एजीएम तुमने ना करी उस दिन तो चाहे ना करी उसी दिन निकल जाएगा एडिशनल डायरेक्टर। अगर ये तभी तुम एडिशनल डायरेक्टर रख सकते हो जब तुम्हारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर दी हुई है। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगली एजीएम वाली डेट तक वो रहेगा। ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे आ जाओ। ऑल्टरनेट डायरेक्टर बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो कोई डायरेक्टर, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर मान लो कोई भी डायरेक्टर छुट्टियों पे चला गया, बाहर घूमने चला गया, बीवी को कहीं घुमाने ले गया, 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए अगर कहीं घुमाने ले गया, तब की बात नहीं है, मैं वैसा समझा रहा हूँ, मतलब कि छुट्टियों पे चला गया, ऑफिस ऑफिस नहीं आ रहा भाई हमारा, अब ऑफिस नहीं आ रहा तो फिर क्या होएगा, अगर कोई भी डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर चला जाए, अगर कोई भी डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर चला जाए तो उसकी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए अगर इंडिया से बाहर चला जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी जगह पे कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो उसके उसके जैसा होएगा। अभी उसके जैसा होएगा का मतलब क्या, मैं भी बताता हूँ, जो 3 3 महीने के लिए कम से कम इंडिया से बाहर चला जाए उसकी जगह पे कोई और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, और ये डायरेक्टर तब तक ही डायरेक्टर बन के रहेगा, नए वाला डायरेक्टर ना, प्रोक्सी डायरेक्टर जो नया आया है, ये डायरेक्टर तभी तक डायरेक्टर बन के रहेगा जब तक कि ओरिजिनल वाले का टेन्योर था, जब तक ओरिजिनल ने रहना था, जब तक उसने रहना था तब तक यही बंदा रहेगा, उससे ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर गया हुआ है, जैसे ही वो वापस इंडिया में आ जाएगा, जैसे ही वो वापस आ जाएगा ये भाग जाएगा उठ के, ठीक है, जब वो बाहर गया वो उसकी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया डायरेक्टर ला सकते हैं, जैसे ही वो वापस आ जाएगा ये उठ के चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो जो अल्टरनेट डायरेक्टर था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे आ रहा है, कोई बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर चला गया, 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर चला गया, तो जो नया डायरेक्टर हम अल्टरनेट डायरेक्टर लेके आए हैं ये अल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हरकतें करना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, सिंपल। अच्छा और उसके बाद यही है कि भाई सारी बातें बता चुका हूँ, अगर वापस आ जाएगा तो ये छोड़ के चला जाएगा, और ऑफिस तब तक हेल्ड करेगा जब तक ओरिजिनल वाले ने करना था। अच्छा उसके बाद अगर मान लो अगर मान लो ऐसा हुआ, मीटिंग हो रही थी, जनरल मीटिंग जो होती है ना, अभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर आ गया, ओरिजिनल वाला तो बाहर इंडिया में, इंडिया से बाहर घूम रहा है, मजे मार रहा है, वो तो इंडिया वो हमारी मीटिंग में आ नहीं सकता था। अब जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है ये मीटिंग में आएगा और उसकी जगह पे बैठ के काम करेगा, और हाजिरी जो है माननी जाएगी ओरिजिनल वाले की कि भाई ये बंदा उसके बिहाफ पे आया हुआ है, और प्रेजेंट जो लगेगी उस वाले की लगेगी कि भाई हाँ आ गया, इसकी जगह पे कोई तो बंदा आ गया। अच्छा अब जो ओरिजिनल डायरेक्टर है अगर वो चाहे तो वीडियो कॉल के थ्रू हमारी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं हम, साथ में ये डायरेक्टर तो बैठेगा, काम तो ये डायरेक्टर करेगा, वोट वगैरह डालेगा, जो भी करेगा वो वीडियो कॉल पे वो देखता रहेगा बैठ के ओरिजिनल वाला, ठीक है। अच्छा एक बात और बताता हूँ जो है ना, ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को लाने की पावर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। ऐसा नहीं है भाई जो बंदा इंडिया से बाहर जा रहा था वो फोन करके अपने दोस्त को कह दे भाई मैं बाहर जा रहा हूँ और तू ना मेरी जगह पे जाके कंपनी संभाल लियो, मेरी जगह पे जाके बैठ जियो, अपने आप नहीं कर सकते ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे। भाई वो जो बंदा इंडिया से बाहर चला गया उसकी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे, ये नहीं है कि वो खुद कह दे फोन करके और कह दे कि हाँ भाई तू आज, ऐसे नहीं चलेगा। टर्म ऑफ ऑफिस जो है ना वही चलेगा जब तक ओरिजिनल वाले ने करना था, यही मैंने बताया अभी आपको। अच्छा आगे आ जाओ, नॉमिनेट डायरेक्टर। नॉमिनेट डायरेक्टर बच्चों, नॉमिनेट डायरेक्टर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्था, जैसे मान लो किसी ने कोई कंपनी के साथ कुछ होएगा, लेना देना होएगा आपस में, तो उस केस में फिर ना कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह कहते हैं कि भाई हम अपना एक डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में साथ में बिठाएंगे, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा हाथ पकड़ के वो डायरेक्टर की तरह वो फैसले लेगा, तुम्हारा तुम बेवकूफ हो, बुरा ना माना मेरी बातों का, मेरी वर्डिंग्स का समझाने के लिए बोल रहा हूँ, भाई तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ है नहीं, हम कह रहे हैं भाई हम अपना बंदा एक तुम्हारे साथ बिठाएंगे, हम इंस्टीट्यूशन वाले हैं, आपस में कंपनी के साथ कुछ भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी लेना देना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो कहेगा भाई देखो हमें तुम पर भरोसा नहीं है, ठीक है, और हम तुम्हारे पास एक डायरेक्टर बिठाएंगे, इतनी सी बात है। आगे आ जाओ कैजुअल वैकेंसी।
कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, जैसे बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से मान लो कोई एक डायरेक्टर भाग गया, रिजाइन दे गया या डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जगह खाली हो गई। अब ऐसा जब केस हुआ ना, तो यहाँ पे हमें और नया बंदा चाहिए। अब होता क्या है, एक बड़ा प्यारा सा एक कंसेप्ट समझना भाई, जैसे जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में ही हमेशा डायरेक्टर अपॉइंट होता है। जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होता है। जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में सबके सामने अपॉइंट हुआ था, जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में सबके सामने शेयर होल्डर्स के सामने अपॉइंट हुआ था, जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, अगर ये डायरेक्टर चला जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा डायरेक्टर लेके आ सकते हैं अपने आप जाके वो दूसरा डायरेक्टर ले आएंगे। एक बार ले आएंगे, सीट पे बिठा देंगे, बाद में जब जनरल मीटिंग होगी ना, तो उसमें रेटिफाई करवा लेंगे, उसमें सबके सामने बोल देंगे देखो, एक पहले वाला बंदा छोड़ के भाग गया था, जो हमारी पिछली जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, हम इसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर, ये वाला डायरेक्टर ले आए हैं, तुम सहमत हो ना, तुम्हें ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, रेटिफाई करवा लेंगे उनसे। ठीक है, ऐसा करना होता है। कब करना होता है, जब ऐसा ऐसा डायरेक्टर छोड़ के भाग जाता है या ऐसा डायरेक्टर मर जाता है, जो डायरेक्टर सबके सामने अपॉइंट हुआ था, जनरल मीटिंग में सबके सामने अपॉइंट हुआ था। अच्छा, कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो सबके सामने जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुआ था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पकड़ के लाए थे, अगर ऐसा केस होता है, कोई ऐसा डायरेक्टर भाग जाता है या कोई ऐसा डायरेक्टर मर जाता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद पकड़ के लाए थे, जो सबके सामने अपॉइंट नहीं हुआ था, फिर ऐसे डायरेक्टर की जो कैजुअल वैकेंसी होती है, वो फिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद नहीं कर सकते। समझ के बात, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसा समझ लो तुम, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसका काम करते हैं, किसके एजेंट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजेंट होते हैं शेयर होल्डर्स के, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के एजेंट होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ शेयर होल्डर्स का काम कर सकते हैं। ऐसा डायरेक्टर भाग गया कंपनी में से, जो शेयर होल्डर्स के सामने अपॉइंट हुआ था, जिन्होंने शेयर, ऐसे समझ, जिनको जिसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा था, उनका डायरेक्टर भाग गया, जिसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा था उनका डायरेक्टर भाग गया, तो फिर क्या होता है, तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो एजेंट है, उनका काम करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फटाफट दूसरा डायरेक्टर पकड़ के लाएंगे, उसको बिठाएंगे, और कम बाद में कह देंगे देखो हम दूसरा डायरेक्टर ले आए थे, तुम सहमत हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ आ गई। अच्छा, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से जो डायरेक्टर पकड़ के लाए थे, अभी जो डायरेक्टर ले गए थे, ये भाग गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब इसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर नहीं ला सकते, क्योंकि ये ऐसा डायरेक्टर है जो, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाए थे, वो तो अपना बंदा है ना, तो वो भाग गया उनका। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोबारा एक डायरेक्टर नहीं ला सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा वही डायरेक्टर लेके आ सकते हैं जो शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर था, जो जिसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा था और उनका डायरेक्टर भाग गया था। ठीक है, और जब ऐसा केस होता है ना, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंट हुआ हुआ जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंट किया गया डायरेक्टर भाग जाता है, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर लेके आ सकते हैं। तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर लेके आ सकते हैं, वो वाला एडिशनल डायरेक्टर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मतलब तब उनके पास ये चीज होती है, तब उनके पास ये पावर होती है कि भाई तब तुम एडिशनल डायरेक्टर लेके आ सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो मैं एक चीज मैं और बताता हूँ, अभी बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। कहाँ गया? हाँ, चलो अभी देखते हैं। जो क्या बोलते हैं, अगर मान लो जनरल मीटिंग हो रही थी, अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि अगर मान लो कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, डायरेक्टर छोड़ के भाग गया था, और अगर मैंडेटरी नहीं है अभी कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है, मैंडेटरी नहीं है अभी उसकी जगह भरनी है, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि भाई हमें और बंदा नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मत लाओ, कह दो कि वी डोंट वांट टू फिल आवर वैकेंसी, ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और भी थी यार, मैं जब, हाँ, एक ये चीज होती है कि भाई, जो अगर मान लो जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स ने कोई डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, अब उसको बोला, डायरेक्टर को बोला भाई आ जाना, कल से आ जाना ऑफिस में, ठीक है, डायरेक्टर को बोल दिया कल से ऑफिस आ जाना, वो आया ही नहीं ऑफिस में, वो ऑफिस में ही नहीं आया। जब वो ऑफिस में नहीं आया ना, इसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलते हम, इसको हम कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलते। और इसको फिलअप करने के प्रोविजंस ऐसे नहीं है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा डायरेक्टर लेके आएंगे वगैरह वगैरह, इसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलते, सिंपल, आ गया। बस हो गया ये वाला सेक्शन कंप्लीट आपका, कैजुअल वैकेंसी का इतना ही था इसमें। वो समझ आ गई होगी बात आपको कि भाई, जो जनरल मीटिंग में जो ही अपॉइंटेड है शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं वही वाले डायरेक्टर्स को पकड़ के ले आ सकते हैं, मतलब सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ तभी ही सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा डायरेक्टर पकड़ के ला सकते हैं, और बाद में रेटिफाई करवा लेंगे कंपनी से। और अगर खुद का ले आया हुआ बंदा भाग जाए, फिर ये दोबारा नहीं लेके आ सकते, फिर ये एडिशनल डायरेक्टर की इनके पास चॉइस होती है, एडिशनल डायरेक्टर को ये ले आ सकते हैं, फिर ये उनके पास ये ऑप्शन रह जाता है, मतलब कि भाई अब तुम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, जो मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि भाई जो है ना, ये वाला एडिशनल डायरेक्टर जो होता है ना, वो ले आओ। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 162। सेक्शन 162 क्या बोलता है, ध्यान से समझना। वैसे जब भी हम किसी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, पहला डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, तीसरा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, चौथा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, जब जितने सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते चले जाएंगे ना, सबके लिए अलग अलग रेजोल्यूशन लगता है, सबके लिए एक एक अलग अलग रेजोल्यूशन लगता है। पहले डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए अलग से फैसला लिया जाता है, दूसरे के लिए अलग से फैसला लिया जाता है, तीसरे के लिए अलग से लिया जाता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक ही फैसले में, एक ही झटके से, एक ही रेजोल्यूशन से, एक ही फैसले में, एक ही झटके में, एक ही रेजोल्यूशन से हम तीन चार डायरेक्टर्स इकट्ठे अपॉइंट कर दें? ऐसा हो सकता है? तो कहता है सेक्शन 162 बोलता है कि हाँ मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है। सेक्शन 162 कहता है कि हाँ मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है। ऐसा करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, पहले एक मीटिंग बैठती है, मीटिंग के अंदर पहले ही शेयर होल्डर्स के सामने ये कह देते हैं कि भाई अगली बार हम ऐसा करेंगे, अगली बार हम ऐसा करेंगे, एक ही झटका मारेंगे, एक ही रेजोल्यूशन हम पास करेंगे और उस एक ही रेजोल्यूशन से ही तीन चार डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे। एक ही रेजोल्यूशन पास करेंगे और तीन चार डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे अगली बार से। अभी हम ऐसा पहले ही ऐसा कह रहे हैं, अगली बार से हम अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन जब हम पहले आज ऐसा कह रहे हैं ना, जब शेयर होल्डर्स के सामने, तो कोई भी शेयर होल्डर इस बात से ना सहमत नहीं होना चाहिए, सारे सहमत होने चाहिए। सारे जब कहेंगे सबकी हाँ होएगी, तभी हम अगली बार ऐसा करेंगे भाई, एक ही रेजोल्यूशन से हम सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेंगे। अगर मान लो ऐसा बिना पहले ऐसा कहे, बिना पहले ऐसा मीटिंग में हमने ऐसा बिना पहले ऐसा कहे, पहले ही अगली बारी ऐसे कर दिया भाई, एक ही रेजोल्यूशन से जब हम तीन चार डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं ना, वो वॉइड माना जाता है, वो वैलिड नहीं माना जाता। अगर पहले ऐसा कह रखा था शेयर मीटिंग में और सबकी हाँ हुई थी, एंड नो वोट was cast against it, agreed to at the meeting without any vote being cast against it, अगर पहले ऐसा हुआ था भी सबकी सहमत हुई थी, तभी ही अगली बार ऐसा होएगा भी एक ही रेजोल्यूशन से तुम सारे डायरेक्टर्स को तुम अपॉइंट कर लोगे। यहाँ पे सेक्शन 160 जो है ना, गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे जो है ना, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है वेयर द एंटायर पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऊपर जो हमने रोटेशन वाली बात करी थी ना, तब वहां पे मैंने बताया था ऐसी गवर्नमेंट अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, वहां पे गवर्नमेंट कंपनी का मतलब था नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट। यहाँ पे एंटायर वर्ड है, दोनों में डिफरेंस है रोटेशन वाले कंसेप्ट में और यहाँ पे। ठीक है, एक दो बार आप सुन लोगे ना तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, याद करा दूं जैसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ सेक्शन 163, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर ना पता क्या है, मैं आपको बताऊं। इसके अंदर जो है ना, आप ना मेन मेन बात आपके लिए है, आपके लिए ना मेन मेन बात आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में ना। प्रैक्टिकल जब सब्जेक्टिव होता था ना, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से एक आधा ही क्वेश्चन था इसका। और इसके जो मेन है ना, आपको मेन बात पता क्या है इसमें, इसका मेन कंसेप्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है आपको। इसमें मेन पता क्या है, ये है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये चीज होती है कि भाई, एक होती है मेजोरिटी होती है, एक होती है माइनॉरिटी। जब जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, तो मेजोरिटी वाले अपना राज चलाते हैं, जिनकी मेजोरिटी हो जाती है वो जीत जाते हैं। उनकी उनका ना एक दबदबा हो जाता है, उनका ना एक पावर आ जाती है कि हम मेजोरिटी में हैं तो हम अपनी मर्जी से हम तो यही डायरेक्टर लाएंगे, ये वाला डायरेक्टर नहीं लाएंगे। जो माइनॉरिटी कह रही है ना उसकी नहीं मानी जाती, जो मेजोरिटी में होता है उसकी मान लेते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट से बचने के लिए ना, ताकि भाई माइनॉरिटी वाले भी अपना शेयर डायरेक्टर रख सकें, इनके लिए ना एक मेथड बनाया हुआ है इन्होंने सेक्शन 163 के अंदर। तो ना ये जो है ना, आप जिसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्यूमुलेटिव वोटिंग, ये ना मेथड होते हैं। मेथड को ना कैलकुलेशन करते हैं, इसके अंदर हम कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला भी होता है कि भाई ऐसा ऐसा फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से इतने नंबर ऑफ वोट्स जब इसको मिल जाएंगे तब हम इसको डायरेक्टर चुन लेंगे। ये आपके लिए मतलब का इतना ज्यादा है नहीं, आप सिर्फ इतना सा समझ के चलो कि भाई अपना, कि भाई कम से कम टू थर्ड, अब फॉर द अपॉइंटमेंट नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कंपनी का जो है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर अलाउ करता है, तो कम से कम टू थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम ले आ सकते हैं, डायरेक्टर्स को रख सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रोपोर्शन में मेजोरिटी वालों का भी थोड़े से शेयर होल्डर्स होंगे, ओ मेजोरिटी वालों के भी थोड़े से डायरेक्टर्स होंगे। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें से मेजोरिटी वालों के भी थोड़े से डायरेक्टर्स होंगे और माइनॉरिटी वालों के भी होंगे थोड़े थोड़े, ऐसा होता है। और नॉट लेस देन टू थर्ड अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो। सिंपल सा है, आगे चलो। ये भी देख लो एक बार, ऐसा अपॉइंटमेंट
साल में, मेड वंस इन एवरी 3 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार ऐसा किया जाता है ऐसा, और इतना ज़्यादा खास नहीं है, इतना देख लो बहुत है इतना। आगे चलो। 163 भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जिसमें डायरेक्ट शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट। अब 164 पे आ जाओ। ऊपर हम जब पढ़ रहे थे तो सेक्शन 164 आ रहा था बार बार कि डिस्क्वालीफाइड है, डिस्क्वालीफाइड है। यहाँ पे हम बताएंगे भी कौन लोग डिस्क्वालीफाइड होते हैं। बोले डिस्क्वालीफाइड मतलब कौन से ऐसे लोग जो डायरेक्टर बनने लायक नहीं होते। बंदा है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड जो पागल दिमाग का बंदा है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, वो पागल बंदा, जो वो तो पागल खाने में होना चाहिए ना भाई। जो बंदा पागल है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, जो उसको तो पागल खाने में होना चाहिए, आगरा में होना चाहिए। वो हमारी कंपनी में क्या कर रहा है भाई? है, वो हमारी कंपनी में क्या कर रहा है? ऐसे यार, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब जो दिमाग ठीक नहीं है, जिसका जो मेंटल है, वो कंपनी कैसे संभालेगा, कंपनी कैसे मैनेज करेगा? तो अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। जिस बंदे का खुद का दिवालिया निकला पड़ा है, जिस बंदे को अपने आप को मैनेज करना नहीं आया, वो बंदा कंपनी कैसे संभालेगा? तो कंपनी का भी दिवालिया निकाल देगा, मतलब सब कुछ बिक बिक गया जिसका। उसके बाद हैज अप्लाइड टू एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। जो जो बंदे ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करा हुआ, मतलब जिसकी अभी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है, अभी उसका, अभी ना उसका चल रहा है सिस्टम, अभी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है समझ लो, और अभी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है, मेन है वो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के दो पॉइंट्स हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड अप्लाइड एज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। एक तो पागल दिमाग का बंदा, दो बंदे इंसॉल्वेंट वाले, अनडिस्चार्ज वाला और ये वाला। अच्छा, उसके बाद ऐसा कोई भी बंदा जो गंदा आदमी है। गंदा आदमी मतलब जिसको 6 महीने से ज्यादा की जेल हो चुकी है, वो गंदा आदमी है। जो जेल में जो 6 महीने से ज्यादा जिसको जेल हो चुकी है, वो गंदा आदमी है, और गंदे आदमी को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी बंदा, मेरी अब मेरा एक आपको पर्सनल ज्ञान दे रहा हूँ, एक बंदा जो गंदा आदमी है उसको हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। गंदा आदमी कौन होता है? जो 6 महीने से ज्यादा के लिए जिसको जेल हो जाती है। अब मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई 5 साल में बंदे के पाप धुल जाते हैं। 5 साल में बंदे के पाप धुल जाते हैं। अगर किसी को कोई गंदा आदमी बना था, उसको 5 साल हो गए, अब तो पाप धुल गए उसके, तो अब वो हमारा डायरेक्टर बन सकता है। अब जिसके पाप नहीं धुले, जिसको 5 साल नहीं बीते, उसको जो है ना अपना, उसको आप डायरेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि अभी उसके पाप धुले नहीं है। अच्छा, अब कोई बंदा जिसको 7 साल से ज्यादा की जेल हो चुकी है, वो तो बिल्कुल ही गंदा आदमी है, तो इतना गंदा आदमी है, इसको तो पाप भी नहीं धुल सकते, ये इतना गंदा आदमी है, तो इसको तो बिल्कुल डायरेक्टर हम नहीं बना सकते। अच्छा, किसी ने कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया भाई, जिसको अदालत ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया भाई ये डिस्क्वालीफाइड है, डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब तुम ऐसे बंदे को ले आओ, तुम्हें भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो मतलब जिसको कोर्ट नहीं मना कर रखा है, तो वो कैसे डायरेक्टर तुम उसको बना लोगे? ठीक है, इतनी बातें होगी, आगे थोड़ा कराता हूँ फिर रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, कोई बंदा है जिसने ना पैसे नहीं दिए, मतलब कि भाई कोई बंदा है जो कंपनी के जैसे शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर्स खरीदते हैं तो कॉल्स में पैसा आता है थोड़ा थोड़ा करके। हम अब 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते थे ना, कॉल्स में पैसा आता है। तो किसी ने ना कॉल्स में पैसा कंपनी ने मांगा, कंपनी ने बोला भाई तूने मेरे शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, पैसे तो दे दे। वो पैसे नहीं दे रहा था, कंपनी बैठी रही बैठी रही, कंपनी सोचती रही कि भाई पैसे दे दे पैसे दे दे, उसने पैसे दिए नहीं। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। भाई जिस बंदे ने 6 महीने तक, कंपनी हाथ जोड़ती रही भाई मेरे पैसे दे दे पैसे दे दे, 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा के लिए जिसने लटकाया ना कंपनी को, वो बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, जिसने 6 महीनों तक दे दिए थे ना पैसे, वो बन जाएगा डायरेक्टर। जिसने 6 महीने तक कंपनी को तरले कराए थे ना, वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद क्या है, एक ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है 188 वाली। उसमें क्या होता है, कुछ डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ते हैं, भाई ये मेरी रिलेटेड पार्टी है और मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो उसके केस में कोई कन्विक्ट हो गया था, उसका कोई जुर्म, कोई गंदा काम कर दिया था, 188 का मतलब प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं करा था, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। जिस बंदे के पास डिन नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। जिसने 165 का कंप्लायंस नहीं करा, मतलब एक ना लिमिट दी होती है भाई, इतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज के आप डायरेक्टर बन सकते हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने उससे ज्यादा बंदों के, आप लालची आदमी हो, आप डायरेक्टर बनते गए बनते गए बनते गए, इतनी सारी कंपनियों के आप डायरेक्टर बन गए, तो आपने सेक्शन 165 का कंप्लायंस नहीं करा, तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अब सेक्शन 164 का सब सेक्शन 2 है। ये क्या कहता है? कहता है आप किसी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जिस कंपनी ने गंदा काम करा है। आप किसी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने गंदा काम करा है, मतलब कि आप डायरेक्टर हो, और आपने ना क्या करवाया, आपने अपनी कंपनी से, क्योंकि आप डायरेक्टर हो ना, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। आपकी कंपनी ने क्या करा पिछले 3 सालों, आपकी कंपनी ने क्या करा, लगातार 3 सालों तक, लगातार 3 सालों तक जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करे, और ना ही उसने एनुअल रिटर्न्स भरी। अच्छा, या तो ये करा, या फिर क्या करा,
या तो फिर क्या करा एक साल तक ना, या तो फिर क्या करा एक साल तक पैसे नहीं दिए कंपनी ने। कंपनी ने क्या करा एक साल तक पैसे नहीं दिए। भाई जो डिपॉजिट्स आए पड़े थे वो डिपॉजिट्स के पैसे वापस नहीं दिए, इंटरेस्ट किसी को देना था इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर्स के पैसे ले रखे थे डिबेंचर्स के पैसे वापस नहीं करे, रिडीम नहीं करे, उसके ऊपर जो ब्याज देनी थी इंटरेस्ट वगैरह वो दिया नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा था वो भी नहीं दिया। तो ऐसे करते करते एक साल हो गया, एक सालों तक पैसे ही नहीं दिए। तो ऐसी कंपनी जो होती है ना, ऐसी कंपनी का जो ऐसी कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, ऐसी कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर क्या होता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाता है 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए उसका जो डायरेक्टर है ना, वो उस कंपनी में दोबारा डायरेक्टर नहीं बन सकता, ना वो किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है 5 सालों के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात कि भाई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, हरकत कंपनी ने करी है, डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर को तो ध्यान रखना चाहिए था ना, डायरेक्टर करवा रहा है काम उनसे, समझ लो। तो वो डिस्क्वालीफाइड है 5 सालों के लिए। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जम्पशन, ये जो सेक्शन है 164(2), जो ये वाला हमने बात करी ना 164(2), ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, प्रोवाइडेड कि उसने ऐसा करा हो कि भाई अब मैं इसका आपको डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, मैं आपको ऐसे एक्सम्पशन बताऊंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, देखो। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी ने क्या करा, उसने ना ये वाला काम, गंदा काम नहीं करा, ये वाला गंदा काम नहीं करा उसने, ये वाला गंदा काम नहीं करा ऊपर वाला। मतलब कि उसने अगर पैसे नहीं दिए किसी के, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब उसका डायरेक्टर हटेगा नहीं वहां से। ये काम अगर उसने अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने एक साल तक किसी के पैसे ना भी दिए ना, और ये वाला काम कर दिया था, एनुअल रिटर्न भर दी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भर दिए थे, ठीक है, ये सही करा था, ये वाला गलत काम कर दिया था गवर्नमेंट कंपनी ने, तब उसके डायरेक्टर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका डायरेक्टर वहीं रहेगा। अगर बाकी वैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, भाई 5 सालों तक वो ना तो वो वापस आता है और ना ही वो अपना किसी दूसरी कंपनी में एलिजिबल होता है अपॉइंट होने के लिए। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एडिशनल क्वालिफिकेशन बाय प्राइवेट कंपनी। हमने ऊपर ये सारा पढ़ा था अभी, 164 में लिखा हुआ है कोई पागल दिमाग का बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता, गंदा आदमी 6 महीने से ज्यादा वाला जिसके पाप नहीं धुले वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, बिल्कुल गंदा आदमी 7 साल वाला बिल्कुल कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने जिसको बोला वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, कोल्स वाला, रिलेटेड पार्टी वाला, डिन वाला, 160, ये लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते। हमने अभी ऊपर पढ़ा था। कोई प्राइवेट कंपनी है वो कहती है कि भाई हम ना ज्यादा सतर्क रहना चाहते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है वो कहती है हम ज्यादा सतर्क रहना चाहते हैं, ज्यादा सावधान रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कुछ और पॉइंट्स लिखना चाहते हैं कि भाई हम ना ऐसे बंदे को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, भाई कोई कोई भी पॉइंट्स अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहता है, भाई कोई ऐसा बंदा भी होगा ना हम उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, तो वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, ये बात सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए है, और नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है ना, समझ गए बात, वही वाली। ये बात सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी एडिशनल पॉइंट्स डाल सकती है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी होगी, उसकी हरकतें तो पब्लिक जैसी होंगी, क्योंकि अमीर का बेटा भी अमीर माना जाता है, तो उसकी हरकतें तो पब्लिक जैसी होंगी, तो फिर उसके ऊपर ये उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। समझ गए आप? चलो, उसके बाद सेक्शन ये लिखा हुआ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 217। भाई ये भी होता है भाई, 217 के हिसाब से भी अगर कोई डिस्क्वालीफाइड है ना कोई डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। आज आज वह 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। भाई एक बंदा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है, ये लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन उसमें से 10 कंपनियों की लिमिट होती है पब्लिक कंपनी वाली। जो पब्लिक कंपनियां होती है ना, एक बंदा मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो प्राइवेट प्राइवेट है वो 20 तक जा सकते हैं, मतलब वो 10 और हो जाती हैं। वैसे 10 पब्लिक कंपनियां, और टोटल नंबर ऑफ में कंपनियां जो है वो 20 कंपनियां, समझ गए? जिसमें से 10 पब्लिक कंपनियां होंगी। अच्छा, अब जो 10 कंपनियां जो पब्लिक कंपनियां हैं, इसके अंदर हम उन प्राइवेट कंपनियों को भी गिनेंगे जो पब्लिक की बेटियां हैं। मतलब जो पब्लिक की बेटी प्राइवेट कंपनी, वो बाप जैसी होगी, पब्लिक जैसी होगी, तो वो पब्लिक मानी जाएगी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की बेटी है, सब्सिडरी कंपनी है, वो कंपनी भी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, वो कंपनी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। तो पब्लिक कंपनी जब मानी जाएगी तो वो भी 10 की गिनती में गिनी जाएगी। और जो ये ऊपर हम टोटल 20 कंपनी हम गिन रहे हैं ना, इसमें हम डोरमेंट कंपनी को नहीं गिनेंगे, और हम सेक्शन 8 की कंपनी को भी नहीं गिनेंगे। इसके अंदर हम डोरमेंट कंपनी को भी नहीं गिनेंगे, सोई हुई कंपनी, और सेक्शन 8 की कंपनी को भी नहीं गिनेंगे। सेक्शन 8 की कंपनी को तभी नहीं गिनेंगे जब उसने डिफॉल्ट ना करा हो, एनुअल रिटर्न वाला और ये वाला। ठीक है, अगर डिफॉल्ट करा है सेक्शन 8 की कंपनी ने, फिर वो भी गिनती में आ जाएगी।
नहीं तो हम डोरमेंट कंपनी या सेक्शन 8 की कंपनी अनलिमिटेड पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डोरमेंट कंपनी या सेक्शन 8 की कंपनी अनलिमिटेड पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अगर कोई भी कंपनी ये चाहती है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है और कहती है कि भाई हम चाहते हैं, हम ज़्यादा सतर्क होना चाहते हैं, ज़्यादा सावधान होना चाहते हैं कि भाई हमारा डायरेक्टर सिर्फ 15 कंपनियों को पकड़ सकता है मैक्सिमम, तो हम लिमिट को कम तो कर सकते हैं। सावधान होना चाहते हो तो अच्छी बात है, हो जाओ। ये बेकार है, छोड़ दो। आगे आ जाओ। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर वो 20 कंपनियों से ज़्यादा पकड़ लेता है या 10 कंपनी, जो भी इसका मतलब इस सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करता, उसके साथ क्या गंदा काम होएगा। उसके साथ ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2,000 रुपये हर हर दिन का। दिहाड़ी लगेगी 2,000 रुपये की, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए। 2,000 रुपये की दिहाड़ी पर डे की, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए, उससे खींच लेंगे। उसके बाद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है बच्चों? कहता है हर एक लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती हैं, हर एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ता है, कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। हर एक लिस्टेड कंपनी को कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। और हर एक पब्लिक, और बाकी की जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज को सिर्फ, मैं भी बताऊंगा कि किन किन को, बाकी पब्लिक कंपनियों को 2 डायरेक्टर कम से कम रखने पड़ते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन सी पब्लिक कंपनियों को रखने पड़ते हैं? सारी पब्लिक कंपनियों को नहीं रखने पड़ते, सिर्फ इन्हीं पब्लिक कंपनियों को रखने पड़ते हैं 2 डायरेक्टर। 10, 100 और 50। 10, 100 और 50। 10 था, 10 के पीछे एक जीरो और लगाई, 100 हो गया, 100 का आधा कर दिया 50। 50 पे आ गए 10, 100 और 50, ऐसे याद कर लो भाई। अगर 10 क्या है पेड अप शेयर कैपिटल, 100 क्या है टर्नओवर, और 50 क्या है डिपॉजिट्स, ठीक है। अगर ये ऐसी लिमिट आप क्रॉस कर जाते हो ना, इनमें से तीनों में से कोई भी एक लिमिट क्रॉस कर दो आप, अगर आप यहाँ फंस जाते हो ना यहाँ आके, तब उस ऐसी पब्लिक कंपनी को कम से कम 2 डायरेक्टर रखने पड़ते हैं इंडिपेंडेंट वाले, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन लो भाई, जब को आप इनमें से किसी लिमिट में फंस गए, मान लो आपकी, आप अड़क गए इसमें, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 चली गई, या उससे ऊपर चली गई, या 100 या उससे ऊपर आ गया, या फिर 50 डिपॉजिट्स जो आपने एक्सेप्ट करे हुए हैं, लोन ले रखे हैं डिबेंचर, ये अगर आपके 50 करोड़ से ऊपर चले जाए, करोड़ करोड़ में लिमिट है तीनों, अगर ये इनसे ऊपर चले जाते हैं ना किसी, तो इसकी सजा ये होगी, ऐसा यहाँ फंसने की, मतलब इसकी 10 करोड़ से लिमिट ऊपर जाने की, या ऐसे वट एवर केस में भी इसकी सजा ये होगी कि आप 3 सालों के लिए फंस जाओगे। आपको 3 सालों तक कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। समझ गए बात? इस बात को समझो कि भाई अगर आप इन तीनों में से कहीं पे भी फंस गए, तो कम से कम आपको 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए आप फंस जाओगे। 3 सालों तक आपकी इसकी सजा ये मिलेगी आपको भाई, 3 सालों तक आपको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं, ठीक है। ये बात जो मैंने बोली है ना लाइन, इस लाइन को आप याद कर लो अच्छी तरह भाई। जब आप इनमें से आप कहीं पे भी फंस गए, इन तीनों में से, इसकी सजा ये होगी कि आपको 3 सालों तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। 2 डायरेक्टर, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। चौथे साल से नहीं रखने। चौथे साल तो माफ हो गया ना, सजा पूरी हो गई। सिर्फ 3 सालों तक। ये बात अगर आप याद दिमाग में बिठा ली ना, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब वो मैं बताऊंगा क्या मैं कहना चाह रहा था, अभी आगे पैराग्राफ आएगा। अच्छा, हायर नंबर, अगर मान लो कि भाई ये तो मैंने बता दिया 1/3 रखने हैं लिस्टेड को और 2 रखने हैं इन लोगों को। अगर 177 सेक्शन के हिसाब से कोई हायर नंबर निकल के आ रहा है ना, ऑडिट कमेटी का होता है सेक्शन, वो अगर उसमें बता रहे हैं ज्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो ज्यादा रखो, अच्छी बात है, कम से कम ज्यादा रखो, वो उनकी बात है, तो ज्यादा भी रख लेना आप, ठीक है। इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के भाग गया, तो वही सेम है जो वुमेन डायरेक्टर के लिए थी, जो मैंने बताया था। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ले लो, और जिस दिन वो छोड़ के भाग गया उससे 3 महीने काउंट कर लो, ये डेट आई और बोर्ड मीटिंग ये डेट आई, विच एवर इज लेटर, जो बाद वाली डेट है वो ले लो। ये था ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 3 सालों तक अगर आप ऐसी लिमिट में फॉल नहीं करते ना, 3 सालों तक उन लिमिट में फॉल नहीं करते, तो आपको इसका कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को तुम मेरे हिसाब से भी समझ लोगे तब भी ठीक है भाई। तुम अगर वो 3 में से कहीं पे भी फंस गए, मान लो 1 साल में तुम इस लिमिट में फंसे, अब उसकी सजा ये है कि अगले 3 सालों तक तुम्हें उसका कंप्लायंस करना है, मतलब चौथे से नहीं करना। समझ गए? ये बात सेम है मेरी मेरी वाली बात, इन्होंने इसको यहाँ से कान पकड़ा, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है भाई। 3 लिमिट में फंस गए, लिमिट से, जिस दिन लिमिट से क्रॉस हुई उससे अगले 3 सालों तक तुम्हें कंप्लायंस करना है, चौथे से नहीं करना, ठीक है, ये याद कर लो। आगे आगे उसके बाद जो जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन सब्सिडरी या डोरमेंट कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, इनके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है अनलिस्टेड, ये लिखा हुआ है ना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ऊपर जब मैं ये बोल रहा था ना आपको, ये, हाँ, अदर पब्लिक कंपनी मैंने बोला था यहाँ पे, अदर पब्लिक कंपनी, ठीक है। एक लिस्टेड, ऊपर लिस्टेड को तो रखना था, अब ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई थी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 3 चीजें हो गई थी, ठीक है ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी।
अब लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी है, डोरमेंट है, जो जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी है, डोरमेंट है, इनको भी इसका कंप्लायंस नहीं करना है, इनके लिए एक्सेप्शन दी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। यहाँ पे पता है कौन बन सकता है? एक ऐसा बंदा जो बोर्ड के हिसाब से ईमानदार बंदा है और जिसके पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है, जो ईमानदार बंदा है, इंटेग्रिटी वाला बंदा और एक्सपीरियंस। अच्छा, जो बंदा कंपनी का प्रमोटर नहीं है। यार जो खुद ही कंपनी का प्रमोटर होएगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बन जाएगा? वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है फिर, मतलब जो खुद ही प्रमोटर है। अच्छा, जो प्रमोटर के का रिश्तेदार भी होएगा, जो रिलेटेड भी होएगा उसके साथ, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। अब हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंसी की, हम चाहते हैं कि हमारा बंदा ना इंडिपेंडेंट हो। भाई कंपनी के साथ कोई रिश्ता नाता ना हो, ना उसको किसी से मोहब्बत हो, ना किसी से दुश्मनी हो, ऐसा बंदा हो इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ। कहते हैं जिसका ना पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करता हो कोई भी, तो ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता होगा, अगर कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप होएगा, अगले 10-15 मिनट में क्लास खत्म करते हैं फटाफट। ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा, कोई किसी का पेक्यूनरी रिलेशनशिप होएगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा, लेकिन अब जो तुम रेमनरेशन ले रहे हो, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा वो ना फीस ले रहा है अपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की। भाई वो तो उसका हक बनता है ना, वो थोड़ी तुम कहोगे भाई फीस ले रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो तो उसका हक बनता है, वो तो उसका काम है, इसलिए तो वो आया है। तो उसको छोड़ दो, वो ले फीस ले रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे उसका कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर इन्होंने कहा यार थोड़ी बहुत तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चलती है यार, ऐसी बात नहीं है, चलो ठीक है। फिर इन्होंने कहा चलो इतनी कर लेना। कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हो भाई? जितनी तुम्हारी टोटल इनकम है ना उस बंदे की, वो उसका 10% कर दो। उतनी तक की ट्रांजैक्शन तुम्हारी कंपनी से चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और वैसे तुम्हारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बंदे की जितनी टोटल इनकम है ना उसका 10% ले लो, इतनी ट्रांजैक्शन चलती है। ये तुम्हें देखना पिछले 2 सालों में, ऐसा काम पिछले 2 सालों तक का चेक करना है। पुराना जो उसका बैकग्राउंड बैक रिकॉर्ड चेक करोगे ना, 2 साल का चेक करना। उसके बाद अब तुमने बात कर ली उस बंदे की, भाई वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर का रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा जो है ये नहीं होना चाहिए। ये क्या था अभी मैंने क्या पढ़ा था, ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो तुमने उस बंदे की बात करी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने आया है, भाई उसका बैकग्राउंड चेक कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ उसका रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार भी साफ सुथरा होना चाहिए, तब उसको तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओगे। नन ऑफ हुज रिलेटिव, जिसका रिश्तेदार। अच्छा, इसमें सबका डाटा हम पिछले 2 सालों का देखते हैं, यहाँ भी 2 साल, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग, हम 2-2 साल का देख रहे हैं देखो सारी जगह। ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या इन पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि भाई पिछले 2 साल का हम डाटा देखेंगे। नन ऑफ हुज रिलेटिव, नन ऑफ हुज रिलेटिव, भाई उसने, आप उसके किसी रिश्तेदार ने कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हेल्ड नहीं करे होने चाहिए। 50 लाख तक कर रखे हैं कोई दिक्कत नहीं चलेगा, 50 लाख से ज्यादा के नहीं करे होने चाहिए। या फिर और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल, 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट, या तो उसकी 2% से ज्यादा की जो पेड अप कैपिटल की होल्डिंग नहीं करी होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि 50 लाख से ज्यादा की नहीं करी होनी चाहिए, फेस वैल्यू उसकी जो सिक्योरिटी हेल्ड नहीं करी होनी चाहिए, या 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हेल्ड करी होनी चाहिए उसके रिश्तेदार ने। ठीक है। बात क्या कर रहे हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अभी आगे कमाल का पॉइंट बताऊंगा, मजा आएगा। आगे लिखा हुआ इंडेटेड, उसका कोई रिश्तेदार कर्जाऊ नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं देना होना चाहिए। किसका कर्जा नहीं देना चाहिए? हाँ, जिस कंपनी में आ रहा है ना उस कंपनी का, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, किसी का कर्जा नहीं देना। अगर भाई उसके किसी रिश्तेदार ने कर्जा देना होगा ना, वो इंडिपेंडेंट थोड़ी होगा फिर, उसको तो लगेगा ना मेरे रिश्तेदार ने कर्जा देना है इनका। अच्छा, कितना? 50 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा नहीं देना। 50 लाख तक दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं देना चाहिए। वैसे तो 50 लाख भी बहुत बड़ी रकम है, 50 लाख से ज्यादा नहीं देना चाहिए। पिछले 2 साल का डाटा देखना है। अब यहाँ लिखा हुआ है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और प्रोमोटर और डायरेक्टर। मतलब भाई जो कर्जा होता है ना वो तो किसी का भी हो सकता है, प्रोमोटर का भी हो सकता है और डायरेक्टर का भी हो सकता है। ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ था होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू की बात हो रही, शेयर उसकी बात हो रही थी, शेयर्स की, है ना, यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही थी। अब शेयर बंदे के थोड़ी हो सकते हैं, प्रोमोटर और डायरेक्टर के तो शेयर हो नहीं सकते, कंपनी के हो सकते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के। इनके यहाँ पे जो इंडेटेड है कर्जा तो किसी का भी हो सकता है, प्रोमोटर का भी, डायरेक्टर का भी। वैसे ही गारंटी है। अच्छा, यहाँ पे फर्क है इन तीनों पॉइंट में। यहाँ पे लिखा हुआ था 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ भी लिखा हुआ है 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए कर्जा, लेकिन यहाँ गारंटी में कह रहा है 50 लाख भी हुआ तब भी डिस्क्वालीफाइड है। यहाँ लिखा हुआ है अगर उसने गारंटी दे रखी है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी को भी, या प्रोमोटर या डायरेक्टर, क्योंकि गारंटी तो प्रोमोटर और डायरेक्टर की भी हो सकती है, तो 50 लाख की हुई तो डिस्क्वालीफाई। अच्छा, अब कोई चालाक व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि भाई
इन तीनों पॉइंट में मैं डिस्क्वालीफाइड हो रहा था, तो मुझे ये तीन गंदे काम नहीं करने थे। मुझे ये तीन गंदे काम नहीं करने थे। उसने सोचा थोड़ा सा गंदा काम ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा गंदा काम ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा गंदा काम ये कर लेता हूँ। तो जो लो बनाने वाले थे ना वो चालाक ज्यादा निकले। उन्होंने ना ये एक पॉइंट डाल दिया, इन्होंने इन्होंने कह दिया कि भाई अगर आप थोड़ा थोड़ा करते करते तीनों में आ गए, और तीनों में आ गए और उनकी जो टोटल अमाउंट बनेगा ना वो कंपनी की टर्नओवर का 2% या उससे ज्यादा हो गया, तो कंपनी की टर्नओवर का 2% या उससे ज्यादा हो गया, या टोटल इनकम का उससे ज्यादा हो गया ना कलेक्टिवली इन तीनों पॉइंट्स का, एक दो तीन, कहता तो तब भी तुम डिस्क्वालीफाई। वो जो बंदा ऐसा करेगा ना थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा ये, तो वो चौथे में फंस जाएगा, तो यहाँ भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। आ जाओ आगे। अच्छा, ना तो वो खुद ना उसका रिश्तेदार, कहता है की मैनेजरियल पर्सोनल नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का, केएमपी नहीं होना चाहिए कंपनी का, या कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम पिछले 3 सालों का देखेंगे, ठीक है, पिछले 3 सालों तक ना तो वो खुद ना उसका रिश्तेदार, ना तो केएमपी होना चाहिए ना एम्प्लॉय होना चाहिए। आगे अगले पैराग्राफ में कहानी में ट्विस्ट दे दिया। यहाँ पे कह दिया कि भाई हम तो मजाक कर रहे थे, उसके उसका रिश्तेदार ना एम्प्लॉय हो सकता है, उसका रिश्तेदार एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का। ऊपर कह रहे थे कि भाई पहले कहते हैं ना खुद ना मेरा मेरा रिश्तेदार, ना तो केएमपी होना चाहिए ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, फिर यहाँ पे कहते हैं कि उसका रिश्तेदार अगर एम्प्लॉय है कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्रक्स ये समझो, ना तो खुद वो बंदा ना तो केएमपी होना चाहिए ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है, ना खुद ना तो केएमपी होना चाहिए ना एम्प्लॉय होना चाहिए। अच्छा, अगर उसका रिश्तेदार केएमपी हुआ, केएमपी हुआ तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर उसका रिश्तेदार एम्प्लॉय हुआ तो चल जाएगा, अगर उसका रिश्तेदार एम्प्लॉय हुआ तो चल जाएगा, अगर उसका रिश्तेदार केएमपी हुआ तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और खुद भी अगर वो एम्प्लॉय हुआ तब भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर वो खुद भी केएमपी हुआ कभी पिछले 3 सालों में तब भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। सिर्फ अगर उसका रिश्तेदार एम्प्लॉय हुआ तो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे आ जाओ। अब क्या है कि बच्चों, अब ये है कि भाई वो खुद बंदा, देखो क्लास ना थोड़ी सी, मेरी क्लास यहाँ लंबी इसलिए जाती है क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, और थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में ऐसे समझाता हूँ, जल्दी भी समझाता हूँ और डिटेल डिटेल भी लेता हूँ थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा रिविजनरी क्लास से थोड़ी सी मेरी एक्स्ट्रा जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आराम से सुनो, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि याद भी होता रहे, इसलिए चलो। अच्छा, इस लिखा आगे लिखा हुआ है कोई बंदा जिसको आप डायरेक्टर बुला रहे हो ना अपनी कंपनी में, जिस बंदे को तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने की सोच रहे हो, तो तुम उसका बैकग्राउंड चेक कर रहे हो, उसका भी बैकग्राउंड चेक कर रहे हो, उसके रिश्तेदार का भी बैकग्राउंड चेक कर रहे हो। अब यहाँ पे ये है कि भाई वो बंदा ना खुद कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो कंपनी का कभी ऑडिटर रह चुका है, मतलब वो बंदा जो हमारी कंपनी की जो फर्म सीए फर्म जो ऑडिट करती है ना, उस फर्म के अंदर ना बैठा हो ये बंदा, ना तो उसका एम्प्लॉई हो ना प्रोपराइटर हो ना पार्टनर हो, ठीक है, उस फर्म के अंदर ना बैठा हो यार, पता लगे वही बंदा आगे ऑडिट करता है तुम्हारी और तुम इसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हो, फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा, उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी ना भाई, ऑडिटर बन गया तो। फर्म ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिस पोस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस, वो नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉई प्रोपराइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी एक तो ऑडिट फर्म होती है, एक होती है वकीलों की फर्म, एडवोकेट फर्म, लीगल फर्म, लीगल फर्म में भी ना हो वो बंदा, एम्प्लॉय प्रोपराइटर पार्टनर ना हो। लेकिन लीगल फर्म के लिए एक डिस्काउंट दे दिया, एक कहता है चलो लीगल फर्म है तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा यहाँ छूट देते हैं, अगर वो बंदा जो जिस फर्म का एम्प्लॉय प्रोपराइटर या पार्टनर है, अगर उनकी फर्म, उस फर्म का जो टर्नओवर होता है ग्रोस टर्नओवर, उसका 10% कर दो, कहता है अगर इतने तक की ट्रांजैक्शन होती है ना हमारे साथ, इस फर्म की, इस लीगल फर्म की हमारे साथ जो ट्रांजैक्शन है इतने तक की होती है, तब कोई दिक्कत नहीं है हमें, इससे ज्यादा हुई तब ये बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लीगल फर्म के लिए एक एक्सेप्शन दी हुई है, कहता है अगर कोई लीगल फर्म जिसके अंदर ये एम्प्लॉय प्रोपराइटर या पार्टनर है, उस लीगल फर्म की जो टर्नओवर होती है साल की टर्नओवर लो, उसका 10% कर दो, 10% करके लिमिट आई, इस लिमिट तक अगर आप ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी के साथ करते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप चाहे इस लीगल फर्म के अंदर बैठे रहो और हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन 10% से ज्यादा होती है ना फिर डिस्क्वालीफाइड हो। उसके बाद अब खुद की बात कर रहे हैं हम, कहता है ना तो वो खुद ना तो उसका रिश्तेदार हमारी कंपनी में 2% और ज्यादा उससे ज्यादा वोटिंग पावर रखता हो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ये पॉइंट डी पॉइंट इसका मतलब क्या है, जिस बंदे को तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए ला रहे हो, उस बंदे का ये भी देख लेना भाई, कहीं ऐसा लगे कि उस बंदे की एक एनपीओ हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो, कहता है जो समाज सेवा वाले काम करते हैं, कहता है उसकी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो और हमारी कंपनी उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में दान देती है, और ये बंदा जिसको तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने ला रहे हो ये उसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है या डायरेक्टर है उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब तो ये हुआ ना यार, वो उसका वो डायरेक्टर है तो हम इसी को दान देते हैं भाई तू समाज सेवा कर। और कितना दान देते हैं भाई, जितना इस बंदे का टोटल रिसिप्ट है ना, जितना इसके पास टोटल पैसा आता है उसका 25% से ज्यादा, 25% या उससे ज्यादा हम इसको दान देते हैं।
अगर हम 10% का दाम देते हैं, इसकी टोटल रिसिप्ट का 15% का देते हैं, चल जाएगा। 20%, 22, 24%, 25% हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ये अपना एनी उस प्रोमोटर, हमारे जो प्रोमोटर डायरेक्टर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, ये अगर 2% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर अगर रखती होगी तब भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाओ। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें क्या होता है भाई? डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भाई जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है ना, वो क्या होता है, मैंने बताया था अभी ऊपर कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की कुछ चीज़ों को फुलफिल करता है। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की कुछ चीज़ों को फुलफिल करता है। ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया को जब फुलफिल करता है ना, तो वो क्या करता है, एक डिक्लेरेशन भी देता है जब भी मीटिंग में आता है। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में आके बैठता है ना, तो फिर वो क्या करता है, एक ना डिक्लेरेशन देता है कि भाई मैं ना सारी उनको कंडीशंस को फुलफिल करता हूँ। मैं सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं साफ साफ बंदा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे में। और ऐसा सर्टिफिकेट लिख के ना मीटिंग में बैठता है फिर। मतलब मीटिंग में बैठने से पहले एक चिट्ठी लिख के दे देता है, डिक्लेरेशन दे देता है कि भाई मैं बड़ा साफ बंदा हूँ। और जो है ना मैं जो है ना तुम मतलब तब जाके मीटिंग में बैठता है कि डिक्लेरेशन दे देता है। पहली मीटिंग में जब बैठता है तब भी डिक्लेरेशन दे देता है। उसके बाद हर साल में हर साल में जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है, हर साल में जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग में भी अपना डिक्लेरेशन देता है। मतलब हर बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन नहीं देनी। जब उसकी बोर्ड मीटिंग साल में जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी ना, उस बोर्ड मीटिंग में पहली बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन देगा। और उसके बाद जब उसके ऊपर वाले हालातों में से कोई चेंज आता है, अगर उसके ऊपर वाले अगर उसके ऊपर वाले हालातों में कोई चेंज आता है, तो फिर तब भी वो डिक्लेरेशन देगा। एक तो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन देगा। अगर एक तो सबसे पहली वाली बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन देगा, उसके बाद हर साल जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी, हर साल जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी अगर हर साल जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी, उस पहली बोर्ड मीटिंग में भी वो डिक्लेरेशन देगा। और उसके बाद अगर कोई भी उसकी इन हरकतों में कोई चेंज आता है, तो फिर उन उनमें भी वो डिक्लेरेशन देगा। उसके बाद उसके बाद है रेमनेरेशन। अगर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उनको ईसोप्स नहीं मिल सकते। उसके बाद उसको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल सकती है। कि भाई अगर मान लो कि उसको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल सकती है कि भाई तुम जो डायरेक्टर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो किसी भी बंदे को अगर हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो अगर वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो किसी डायरेक्टर को लेके आते हैं कि भाई तू हमारी कंपनी में आके बैठ और फैसले ले हमारी कंपनी के, तो उसको जो है ना उसको कमीशन देते हैं कि अगर वो मान लो प्रॉफिट उसको जितना प्रॉफिट हमें जितना प्रॉफिट होएगा हम उसका तेरे को इतना कमीशन दे देंगे। अगर तो इसमें से जितना हमारा प्रॉफिट होएगा हमारी कंपनी का, उसमें से हम तेरे को इतना प्रॉफिट दे देंगे, इतना शेयर दे देंगे कमीशन में। तो वो तो अच्छी बात है ना यार। वो तो फिर उसको वो तो फिर यार अगर मान लो कोई बंदा उसको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल रही है, तो वो तो तभी मोटिवेटेड रहेगा ना, तभी वो काम करेगा। तभी वो फिर क्या करेगा, सही से डिसीजन लेगा। और तो उसमें ऐसा कर रहे हैं अगर, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उसको मिलनी चाहिए ना ऐसी कमीशन। तो वो कमीशन मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको फीस मिल रही है, अगर उसको अपनी फीस मिल रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर उसको रीइंबर्समेंट मिल रही है अगर किसी चीज़ की, भाई बोर्ड मीटिंग की जो एक्सपेंसेस हुए, या अगर उसको बोर्ड मीटिंग के जो एक्सपेंसेस हुए, या जो उसने जो अपनी जेब से खर्चे करे, खाना खुना खिलाया, पानी पिया, ये जो भी उसके अपने खर्चे हुए, उसका अगर रीइंबर्समेंट उसको मिल रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपनी फीस मिल जानी चाहिए, अपने रीइंबर्समेंट के खर्चे मिल जाने चाहिए, मिल सकते हैं। या उसको प्रॉफिट से रिलेटेड कमीशन मिल सकती है ताकि वो अच्छे फैसले ले, प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट बढ़वाए। तो और उसको ईसॉप्स के लिए वो एंटाइटल नहीं है, ईसॉप्स नहीं मिलने, शेयर्स मिल जाएंगे तो फिर वो मालिक बन जाएगा। उसका टेन्योर, वो टेन्योर उस भाई का टेन्योर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, 5 सालों के 2 टर्म्स होते हैं। पहले 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है फ्री में, मतलब उसको शेयर मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं उसको। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उसका, उसका जो रीअपॉइंटमेंट है ना, उसका रीअपॉइंटमेंट दूसरे 5 सालों के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब वो दूसरी टर्म में आएगा ना, एक पहली टर्म होती है 5 साल की, फिर दूसरी टर्म आती है 5 साल की। जो दूसरी टर्म जो आती है ना, उसकी वो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आती है। बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे दूसरी टर्म में नहीं आ सकता वो। जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो पहली टर्म में आएगा 5 साल के लिए, फिर दूसरी टर्म में अगर आना है, उसको लेके आना है अगर दूसरी टर्म में, तब उसको 5 साल के लिए लेके आओ, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेके आना। जब वो दूसरी टर्म से जाएगा भी ना, उसको अगर तुम बिना उसकी टर्म पूरी होने से पहले भी अगर निकालना भी चाहो ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकालोगे। आएगा तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आएगा, पास करवा करेंगे तब आएगा। अगर वो यहाँ से जाएगा तब भी वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तभी जाएगा। ठीक है। और बस यही है। तो दो दो टोटल टर्म्स के लिए आ सकता है, 5 5 साल की मैक्सिमम, 2 टर्म्स के लिए आ सकता है वो। ठीक है।
अच्छा, अब आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूँ। जब पहले 5 साल के लिए आया, ठीक है, दूसरे 5 साल के लिए आया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होएगा तभी आएगा। उसके बाद ना वो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करेगा। उसके बाद वो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करेगा। फिर उसके बाद वो आ सकता है, फिर उसके बाद आगे फिर वो अपॉइंट हो सकता है। पहले 5 साल के लिए आया, फिर दूसरे 5 साल के लिए आया, जब दूसरी बार आया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तब आएगा। उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व होगा। ना वो उस 3 सालों के दौरान कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। उसके बाद फिर ये अपॉइंट हो सकता है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बड़ी अच्छी सी मजा आएगा। जैसे मैंने बोला पहले 5 साल के लिए आता है, फिर दूसरे 5 साल के लिए आता है, ठीक है। दूसरा जब 5 साल के लिए आता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तब आ सकता है। अगर इन दूसरे 5 सालों में से उसको निकालना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके ही निकलेगा। दूसरी टर्म में से निकलना है। अच्छा, पहली टर्म में से निकलना तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं। दूसरी टर्म में से अगर आ रहा है तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन, जा रहा है तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। उसके बाद उसके बाद एक कमाल की बात और भी है बच्चों। एक कमाल और ये भी है कि भाई जो 5 साल जो होते हैं ना, 5 साल की वैसे एक टर्म होती है, दूसरी 5 साल की भी एक टर्म होती है। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि भाई तुम, अगर तुमने बुलाना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो 5 साल के लिए बुला लो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तुमने क्या करा, तुमने 3 साल के लिए अपॉइंट करा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अगर तुमने 3 साल के लिए अपॉइंट करा तो गलती तुम्हारी है। हम तो तुम्हें कह रहे थे भी 5 साल के लिए कर सकते हो, तुमने करा 3 साल के लिए। अब जो तुमने 3 साल के लिए अपॉइंट करा है ना, इस 3 साल को एक टर्म माना जाएगा, TERM टर्म। इस 3 साल को एक टर्म मान लिया जाएगा। वैसे तो 5 साल की टर्म होती है, लेकिन तुमने करा ही 3 साल की, तुम्हारी गलती। तुमने 3 साल के लिए करा तो तुम इसको एक टर्म मान सकते हो, इसको एक टर्म माना जाएगा। अच्छा, अब 3 साल पूरे हो गए, अब तुम इसको रीअपॉइंट करना चाहते हो। अब जब तुम इसको फिर से मान लो, तुमने, हमने तो कहा था 5 साल के लिए कर सकते हो, अब तुमने फिर से 3 साल, या इस बार तुमने मान लो 4 साल के लिए करा, अगली बार तुमने 4 साल के लिए करा। अब ये जो 4 साल है ये दूसरी टर्म मानी जाएगी। पहले 3 साल ये नहीं हो सकता भी 3 है तो बाद वाले को भी मेरे रहते थे 2 साल, ऐसा नहीं, वो 3 साल की एक टर्म मानी जाएगी। अब जब दोबारा तुमने करा 4 साल के लिए, ये दूसरी टर्म मानी जाएगी, क्योंकि ये दूसरी टर्म है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। समझ गए बात? दूसरी टर्म है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। अच्छा, अब इन दोनों को मिला दिया तुमने। दूसरी बार 4 साल के लिए मैंने बोला था, पहली बार 3 साल के लिए बोला था। 7 साल हो गए, अब 7 साल हो गए तो अपना, यहाँ पे 7 साल हो गए तो फिर क्या चीज है यहाँ पे कि भाई, तो ये नहीं कह सकते कि मेरी 2 टर्म में 10 साल से कम हुए हैं। अब ये 2 टर्म तुम्हारी खत्म हो गई है। अब तुम कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करोगे 3 साल का, ठीक है। अब तुम कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करोगे 3 साल का, फिर उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट होता है तो फिर बात है, फिर अपॉइंटमेंट करेंगे। समझ के बात? मतलब वैसे 5 5 साल हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, कर लो। तुमने नहीं करा तो 3 साल का करा या कम करा तो उसको एक टर्म मान लिया जाएगा पूरा। उसके बाद लाइबिलिटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं हरकतों के लिए लायबल होते हैं जो उन्हीं की उनकी निगरानी में हुआ है, जिनके बारे में उनको पता था, जिन्होंने जो उनके उनके सामने हुई है जो बातें, तो उसके लिए वो लायबल होते हैं। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, जो ये जो कंसेप्ट है ना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस कर लेना वगैरह वगैरह, ये मैंने बता दिया। आगे आ जाओ। सेक्शन 150 ये क्या होता है? जैसे सीए की जैसे कैंपस प्लेसमेंट होती है ना, तुम अपना फॉर्म भरते हो कि भाई हमें जॉब करनी है, तो तुम अपना डाटा वगैरह डालते हो, रिज्यूम डाल देते हो। वैसे ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बनना चाहते हो ना तो सेक्शन 150 बोलता है कि भाई तुम अपना सारा डाटा यहाँ डाल दो। एक गवर्नमेंट बताती है इन लोगों को, इस इंस्टीट्यूट वाला, ये इंस्टीट्यूट वाला है ना जो, ये एसोसिएशन है, ये डाटा बैंक मेंटेन कर रही है, तो तुम अपना नाम वगैरह यहाँ दर्ज करवा लो। जिस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढना होगा ना, वो यहाँ आके ढूंढ लेगी, इस डाटा बैंक में आके सर्च कर लेगी और यहाँ पे आके देख लेगी कि भाई मेरे को किसको डायरेक्टर बनाना है। और ऐसे केस में सारी जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गलत निकल आया तो उसमें उनका उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसमें जिम्मेदारी उसकी होगी। ठीक है, ये तुम एक बार पढ़ लेना। इनको टेस्ट वगैरह देने होते हैं, 2 साल में टेस्ट क्लियर करना होता है। अगर मान लो आगे कुछ लिमिट्स होती हैं भाई, अगर ये ऐसी कंडीशन है तो टेस्ट क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, सिंपल सिंपल सी हैं, कोई नहीं पूछता इन चीज़ों को। गुड फेथ में एक्ट करना, एक्सरसाइज ड्यूटीज रीजनेबल ड्यू केयर के साथ, ये वेली चीज़ें हैं, कोई नहीं पूछता इनको। उसके बाद आ जाओ तुम मेन बात का, ये बेकार है। 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस। सेक्शन 164 की अगर तुमने कोई डिस्क्वालिफिकेशन सफर कर ली तब तुम्हें ऑफिस से भगा देंगे, निकाल देंगे, वैकेट करवा देंगे। अगर तुमने मान लो हमने तुम्हें कहा था भाई डायरेक्टर बन जाओ, आ जाओ हमारी कंपनी में। हमने कहा था भाई आ जाओ डायरेक्टर बन जाओ हमारी कंपनी में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हमने कहा था तुम डायरेक्टर बन जाओ, तुम आता ही नहीं हो। तुम 1 साल हो गया, 1 साल तक तुम्हारी बोर्ड मीटिंग में नहीं आके बैठे। तो हमने तुम्हें क्या छोले खाने के लिए तुम्हें डायरेक्टर बनाया है यहाँ पे? तुम जब बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहे फिर निकलो बाहर, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के?
ठीक है ना। तो अगर मान लो तुम ऐसा है तो हमने तुमने किस लिए बुलाया डायरेक्टर, समझ गए बात को। वो ये बात थी, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे, एक सेकंड नीचे हो गया था गलती से, फटाफट खींचना। अच्छा, 164 उसके बाद उसने मान लो छुट्टी आ नहीं रहा था तब भी सेक्शन 184 का कंप्लायंस नहीं करा मान लो उसने, तब भी 184 अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई, तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है किसी उसमें तो हमें बता दो भाई हमारा इंटरेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो तुमने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा तब भी हमें तुम्हें वैकेट कर देंगे। तुम्हें किसी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था तब भी हम तुम्हें वैकेट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, अगर मान लो डिस्क्वालिफिकेशन को 30 डेज हुए हैं अभी, 30 डेज तक वैकेट नहीं करते। अगर मान लो इन 30 डेज में तुमने अपील डाल दी थी आगे, तो अपील का जब जवाब आएगा तो उसके भी 7 दिन तक तुम ऑफिस वैकेट नहीं करोगे। उन 7 दिनों में भी अगर तुमने फर्दर अपील डाल दी थी, तो फर्दर अपील डाल दी थी तो अब फर्दर अपील का भी जब तक जवाब आएगा उसके भी 7 दिनों तक तुम ऑफिस वैकेट नहीं करोगे। उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के किसी भी और प्रोविजन की वजह से तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया तो तुम निकल जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें तुम्हें मैंने तो मैंने तुम्हें अपने डायरेक्टर की पोस्ट इसलिए दी हुई थी तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट कि भाई तुम किसी और मेरे ऑफिस में तुम एक काम करते थे। मैंने कहा था भाई तुम यहाँ पे काम करते हो तभी तुम्हें डायरेक्टर बना रहे हैं, अगर तुमने वहां से काम छोड़ दिया तो तुम्हें यहाँ डायरेक्टर से भी निकाल देंगे। उसके बाद वैकेशन का भी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी ज़्यादा सावधान होना चाहती है, कहती है कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डालना चाहते हैं, भाई ये पॉइंट्स होंगे तब भी हम उसको ऑफिस वैकेट करा देंगे, तो तुम करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पनिशमेंट भाई इसमें क्या है कि भाई 1 लाख का फाइन और 5 लाख तक जा सकता है। अगर 167 मतलब तुम्हारे ऑफिस से निकलना था तुमने, तुम निकले नहीं, जबरदस्ती बैठे रहे यहाँ पे, तो तुमसे तुमसे 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लग जाएगा तुम्हारे पास। अगर मान लो ऐसा हुआ कि कभी सारे डायरेक्टर्स को वैकेट करना पड़ गया सेक्शन 167 के हिसाब से, तो जो कंपनी के प्रोमोटर होंगे वो आगे कंपनी को संभालेंगे, या फिर उसकी जगह पे जो गवर्नमेंट है ना, सरकार है, वो और डायरेक्टर्स ले आ सकती है। उसके बाद और डायरेक्टर लाके कंपनी को चलवाएगी। उसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी से रिजाइन करना चाहता है, अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी से रिजाइन करना चाहता है तो क्या होएगा, उसके इसमें फॉर्म नंबर DIR, पहले बंदा कंपनी को डायरेक्टर कंपनी को नोटिस देगा। जब डायरेक्टर कंपनी को नोटिस देगा, अगर तो नोटिस देगा तो कंपनी फिर उसके बाद आगे क्या करेगी, उसका नोट लेके अपने पास रख लेगी कि हाँ भाई ये बंदा जाना चाहता है यहाँ से। उसके बाद क्या है कि कंपनी जो DIR 12 फॉर्म मैंने बताया था, DIR 12 में 30 डेज के अंदर अंदर अपना आगे ROC को बता देगी कि भाई ये बंदा जाना चाहता है। और कंपनी तो DIR 12 में ROC को बता देगी। इधर से जो डायरेक्टर है ना वो भी DIR 11 के अंदर 30 डेज में अपना ROC को बताएगा कि भाई मैं ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, और 30 डेज में बताएगा। उसके बाद उसमें कब से माना जाएगा कि कब से वो बंदा जा रहा है, जिस दिन उसने कंपनी को नोटिस दिया था वो डेट, ये जो नोटिस में मेंशन होएगा कि मैं इस दिन से नहीं आऊंगा, वो डेट विच एवर इज लेटर, तो वो होएगा हमारा रेजिग्नेशन की डेट मानी जाएगी। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 169 क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी चाहे किसी डायरेक्टर को कंपनी से निकालना है, तो फिर वो क्या कर सकती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किसी को भी निकाल सकती है, एक्सेप्ट सेक्शन 242 में जो डायरेक्टर आया हुआ है उसको नहीं निकाल सकती। सेक्शन 163 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जिसको जो बंदा आया हुआ है उसको भी नहीं निकाल सकती। और मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर सेकंड टर्म चल रही थी उसकी, तब वो अगर उसको निकालोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन से निकालोगे, मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था। तो वो बात है, वैसे आप किसी को भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अगर शेयर होल्डर्स किसी डायरेक्टर को निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। केसेस मैंने तुम्हें बता दिए। अब स्पेशल नोटिस लगता है, कम से कम 1% ऑफ वोटिंग पावर उन शेयर होल्डर्स के पास होनी चाहिए जो कह रहे हैं हमें इसको निकालना है, या कम से कम उनके पास 5 लाख रुपए तक के शेयर्स होल्ड किए होने चाहिए, तभी वो निकाल सकते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस डायरेक्टर को चिट्ठी लिखेगी कि भाई देखो शेयर होल्डर्स आए थे और तुम्हें निकलवाना चाह रहे हैं। तो फिर क्या, फिर उसके बाद डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर अपना जवाब देगा। डायरेक्टर अपने जवाब में अपनी अपनी बात लिखेगा, कहेगा मैं सच्चा हूँ, और कहेगा कंपनी को कि भाई तुमने जिस जिसको नोटिस भेजा है इस जनरल मीटिंग का कि भाई आओ हम फैसला करते हैं इसको निकाल लेंगे, उसके अंदर ये फैक्ट लिख देना, रिप्रेजेंटेशन लिख देना कि भाई मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है, और मेरी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने मेरी चिट्ठी है ना ये भी सबको भेज देना। और उसके बाद जो मेरी चिट्ठी है ना तुम इसको जनरल मीटिंग में भी खड़े होके पढ़ोगे, ठीक है। ये है। उसके बाद बस ये है कि भाई इतनी सी बात है कि भाई कभी कभी डायरेक्टर को ट्राइब्यूनल भी निकाल सकता है, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि भाई ये बंदा डायरेक्टर ठीक नहीं है तो इसको निकाल सकता है। अब सेक्शन 170 में क्या है कि भाई जो कंपनी है ना रजिस्टर मेंटेन करती है, जिसके अंदर कंपनी की डायरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसका ये सारा सामान, दिन, नाम, सरनेम, फॉर्मर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर कोई चेंज भी आता है 30 डेज के अंदर, ये तो DIR 12 फॉर्म के अंदर ROC को कंपनी को बताना होता है।
अगर उसका अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट से भी 30 डेज में DI या 12 फॉर्म के अंदर हम आरओसी को बता देते हैं। इस डाटा में कोई भी चेंज होता है तो तब भी 30 डेज के अंदर हम बता देते हैं। जो ये डाटा कंपनी का लिखा हुआ था, अगर कोई भी मेंबर पढ़ना चाहे तो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है, और कंपनी अपने बिजनेस आवर्स के टाइम इनको चेक करवा सकती है, अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर इनकी कॉपीज चाहिए तो 30 डेज में उनसे मंगवा भी सकती है, भाई मुझे भेज देना। अगर वो नहीं भेजती तो ये जाके आरओसी में कंप्लेंट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स, और फिर उसके बाद कंपनी को दिखाना पड़ेगा वो डाटा। पनिशमेंट अगर कोई भी ऐसा करा और डिफॉल्ट अगर ना इन्होंने सही से ना चलाया, अगर इनको कोई पनिशमेंट हो गई तो 1 लाख रुपए तक की जो है डिफॉल्ट लग सकता है। मैक्सिमम ऑफ 3 लाख, फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपये पर डे की पेनल्टी है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाख तक जा सकती है। और मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो यहाँ हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया और इसके साथ हमारी क्लास खत्म होती है।